तुषार लाइव कर दिया। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिस भी वे में आप लेना चाहें सबको मेरा नमस्कार। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। और कुछ बच्चे तो आज 2 बजे से वेट कर रहे थे। जब आपको पता है कि 8 बजे क्लास है तो आप 2 बजे से क्यों वेट करने लग जाते हो? हाँ, इतनी देर कुछ और पढ़ाई कर लेते थोड़ी देर। चलिए, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और एप्लीकेशन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग। सब अच्छे से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ने के मूड में हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम बहुत देर से आप बहुत वेट करवाती हैं। बोलो 8 बज के 3 मिनट पे क्लास में आ गई मैं और फिर भी बोल रही हैं कि आप बहुत वेट करवाती हैं। कैसे हो यार तुम लोग यार? कुछ लोग तो सिर्फ टीचर्स में कमी निकालने के लिए आते हैं यहाँ पे हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। अगर आप सबसे पहली बार मुझे मिल रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग। अब बहुत बात हो गई। अच्छा, आप पढ़ाइए, बहुत बात हो गई। बात तो मैंने की नहीं, उससे पहले आप बोलने लगे बहुत बातें हो गई। क्या हो तुम लोग हैं? चलो, चलिए। तो जैसा कि अगर कुछ बच्चे नए बच्चे जुड़े हैं आज, तो जिनको अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि ये जो क्लास है, इस क्लास में मैं आपका साइंस में, जनरल साइंस में मैं आपका बायोलॉजी वाला पार्ट ले रही हूँ। या एप्लीकेशन पे कुछ नए बच्चों ने आज एडमिशन लिया होगा, तो जिन बच्चों ने आज नया एडमिशन लिया है तो वो बच्चे प्रीवियस क्लासेस देख ले मेरी। एक क्लास, 2 क्लास हुई है मेरे बायोलॉजी में, जिसमें एक क्लास में मैंने आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं कैसे कौन कौन से चैप्टर और कैसे पढ़ाऊंगी, किस सीरीज में पढ़ाऊंगी। और दूसरी क्लास मैंने कल स्टार्ट की, जिसमें मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया जूलॉजी का, जंतु विज्ञान का। और जिसमें मैंने चैप्टर का नाम क्या बताया? ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में मैंने कहा था न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कल से, फिर यहाँ पर अपना आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है। तो मैंने कहा था वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो काम करती हैं और काम करने के लिए ऊर्जा या एनर्जी चाहिए होती है। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, और किसके लिए? टू गेट एनर्जी, ऊर्जा बनाने के लिए। तो उस प्रोसेस को आप न्यूट्रिशन या पोषण का नाम देते हैं। और जो जो यहाँ पर सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनको आप न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस? मैंने कहा था 2 टाइप के हम न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर 2 पे आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक में कौन कौन से थे? तो कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन्स थे, फैट थे, और क्या थे? चौथे नंबर पे थे यहाँ पर, मैम आप ब्रेन पढ़ाओ। ओके, मैं ब्रेन भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, ब्रेन भी पढ़ाऊंगी। मैम आप किस शहर से लाइव चलाते हैं? मैं शहर से नहीं, मैं दिल्ली की राजधानी से क्लासेस लाइव करती हूँ। और इंडिया की राजधानी से मैं क्लास लाइव करती हूँ। और इंडिया की राजधानी आप जानते होंगे दिल्ली, है ना। चलिए, तो मैंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, और 4 नंबर पे विटामिन। इनऑर्गेनिक में मिनरल्स है। उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, कौन सा? तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका क्या? विटामिन।
और मैंने पढ़ाया कि विटामिन होता क्या है और उस विटामिन कितने टाइप का होता है। देन हमने पढ़ा कि विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होते हैं और एक ऐसे विटामिन जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। और जो फैट वाले थे वो कौन कौन से थे, ए डी ई के, हम चारों कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद दूसरी साइड के कौन से थे, वो थे वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील। और पानी में घुलनशील कौन कौन सा था, विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब विटामिन बी में हमने B1 कंप्लीट कर लिया था, हमने B2 कर लिया था एंड B3 कर लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो कौन सा विटामिन पढ़ना है, आज हमें B5। B3 के बाद कुछ बच्चे सोचेंगे मैम B4 लिखवाएंगी, B4 नहीं होता है। आज हम पढ़ेंगे क्या, विटामिन B5। कौन सा विटामिन, आप पढ़ेंगे विटामिन B5। तो लिखिए जरा, आज का विटामिन है आपका विटामिन B5। जो बच्चे अभी जुड़े हैं एप्लीकेशन पे उन सबका वेलकम है साइंस स्पेशल 6 बैच में। तो विटामिन B12, अब मैं कल ही बता चुकी हूँ आपको, इन विटामिन में हमें 3 पॉइंट याद रखने होते हैं। नंबर 1 पे इन विटामिन के केमिकल नेम याद रखने होते हैं आपको। केमिकल नेम, रासायनिक नाम, कि केमिकली वो किस फॉर्म में होते हैं हमारे बॉडी में। तो जो विटामिन B5 होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, 5 को बोलते हैं आप पेंटा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, 5 को बोलते हैं पेंटा। ठीक है, तो वैसे इसका केमिकल नेम आप याद रख सकते हैं, इसको बोलते हैं सॉरी, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, हिंदी में सेम नाम होगा, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, बस एसिड को अम्ल कह दिया जाता है, तो ये पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। राइट, चलिए अब बात आती है, ये तो बात हो गई कि मैम ये एसिड की फॉर्म में होता है। और कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कुछ बुक्स हैं जिनमें विटामिन B3 को पेंटोथेनिक एसिड दिखा रखा है, जो कि गलत है, ऐसे नहीं है। जो विटामिन B5 है उसको ही कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड, और जो विटामिन B3 होता है उसको आप निकेटिन या आप निकेटामाइड या आप नियासिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विटामिन B5, अब बात आती है कि विटामिन B5 के सोर्सेज क्या है, किस किस चीज में आपको विटामिन B5 मिलता है, इसके स्रोत क्या हैं, आप बाहर से कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू आप विटामिन B5 की कमी पूरी करते हैं। तो इसके सोर्सेज तो देखिएगा, ये दूध में होता है, कुछ अमाउंट में ये आंवला में होता है, आंवला खाते हैं ना, आप समझते होंगे आंवला। उसके बाद मैं आपको बताऊं ये, और इसके अलावा दही में भी होता है, कर्ड में भी होता है थोड़ा बहुत, और ये मीट में होता है। और मीट के अलावा मैं बताऊं मशरूम वगैरह में भी होता है। और मशरूम क्या होता है बच्चों, मशरूम एक टाइप का फंजाई होता है, एक कवक होता है। कौन सा कवक होता है वो बात की बात है। ओके, चलिए तो याद रखिएगा कि विटामिन B5 के सोर्सेज दूध हो गया, आंवला हो गया, दही हो गया, मीट हो गया, मशरूम हो गया। मीट में सारे ही आपके चिकन और मटन सब हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि विटामिन B5 की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हमें क्या हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो अगर, हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ। आप बच्चे सब लोग चॉकलेट खाते हैं ना, डेयरी मिल्क खाते हैं, आप किटकैट खाते हैं, तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, चॉकलेट में भी विटामिन होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B5 होता है। तो आप सब खुश हो जाएंगे, आप सब सोचेंगे कि अरे वाह, हमें चॉकलेट खानी चाहिए क्योंकि चॉकलेट से हमें विटामिन मिलता है। बट अगला जो मैं सेंटेंस बोलने वाली हूँ उसके बाद आप सब गुस्सा हो जाएंगे मुझसे। देखिए, आप चॉकलेट खाइए, बिल्कुल खाइए, चॉकलेट में विटामिन B5 होता है, बट ज़्यादा चॉकलेट खाने से आपके दांत वगैरह खराब हो जाते हैं, आपके मसूड़े खराब हो जाते हैं। क्यों क्यों खराब हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से आपके दांत खराब हो जाते हैं या आपके मसूड़े गम्स वाला पार्ट खराब हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है चॉकलेट के अंदर, तो चॉकलेट के अंदर एक मेटल पाई जाती है, एक धातु पाई जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चॉकलेट के अंदर कौन सा मेटल होता है जो आपको ज़्यादा खाने से आपके दांत वगैरह खराब कर सकते हैं। तो चॉकलेट के अंदर क्या होता है बच्चों, निकिल होता है। क्या होता है, Na बोले तो निकिल होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि विटामिन B5 चॉकलेट के थ्रू भी आपको मिल सकता है। बट अगर आप विटामिन B5 की कमी पूरी करने के लिए अगर आपने चॉकलेट ज़्यादा खा ली तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपके दांतों में कैविटी वगैरह हो जाएगी, आपके दांत खराब हो जाएंगे या मसूड़े वगैरह खराब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दांतों में एक मेटल पाई जाती है, जो चॉकलेट होती है उसमें मेटल होती है, और जो चॉकलेट अगर आप एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं तो वो हार्मफुल ही होती हैं। अब मैम चॉकलेट में निकिल कैसे आई,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चॉकलेट में निकिल कहाँ से आ गई, कहाँ से आई है ये निकिल? कोई मुझे बता सकता है कि इस चॉकलेट में निकिल कहाँ से आई? कार्तिक प्रसाद, थैंक यू सो मच, जल्दी बताइए। इस चॉकलेट में निकिल है बट कहाँ से आई? मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों आई, कहाँ से आई निकिल? भाई निकिल ही क्यों आया? यहाँ पर लेड क्यों नहीं आया? हाँ, यहाँ पर कोई और मेटल क्यों नहीं आई? आयरन क्यों नहीं आया? जल्दी बताइए कि निकिल ही क्यों आया। चलो मैं बता देती हूँ अगर आप नहीं बता सकते तो। देखिए, चॉकलेट किससे बनती है? चॉकलेट बनती है वनस्पति घी से। किससे बनती है? वनस्पति घी से बनती है। और वनस्पति घी नाम लेते ही शायद आपने अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि वनस्पति घी कैसे बनता है। जो ऑर्डिनरी ऑयल्स होते हैं, जो ऑयल होते हैं, वो ऑयल निकिल एंड हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके, H2 गैस प्रवाहित करके उन ऑयल्स के ऊपर आप क्या बनाते हैं? आप वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति घी। तो एक्चुअली ये निकिल पूरी तरीके से यहाँ से जाता नहीं है और ये निकिल कहाँ पे आ जाता है? इस घी के अंदर। और यही इसी घी से क्या बनती हैं? आपकी चॉकलेट्स वगैरह बनती हैं। तो चॉकलेट के अंदर भी कौन सा मेटल आ गया? निकिल आ गया। तो आपके पास एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नहीं, मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया आपके यहाँ से। सबसे पहला आपसे पूछे चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है, आप बताएंगे विटामिन B5 इज प्रेजेंट इन चॉकलेट्स। दूसरा आपसे पूछे ज्यादा चॉकलेट हार्मफुल होते हैं, एक्सेस ईटिंग ऑफ चॉकलेट इज हार्मफुल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच मेटल। ज्यादा चॉकलेट खाने से नुकसान पहुंचता है, आपके दांत वगैरह खराब होते हैं, तो उसमें कौन सी मेटल पाई जाती है? आपका आंसर होगा निकिल। आप पूछे निकिल कहाँ से आई, तो आप बताएंगे जो चॉकलेट होती है वो वनस्पति घी से बनती है। और वनस्पति घी बनाने का जो प्रक्रिया है, आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, उसमें निकिल एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एज ए उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो ये निकिल कुछ अमाउंट में वनस्पति घी में और वही आपकी चॉकलेट में आ जाता है। ठीक है, बता देंगे। तो अब एक बार के लिए तो आप सब खुश हो गए थे कि भाई चॉकलेट से हमें विटामिन मिलता है। उसके बाद मैम ने अगला सेंटेंस क्या बोल दिया? इंडियन चॉकलेट्स में निकिल ज़्यादा आता है। अगर आप फॉरेन चॉकलेट्स खा रहे हैं तो उसमें निकिल बहुत कम आता है, क्योंकि वो लोग वनस्पति घी का कम यूज़ लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो ये आपका हो गया क्या बच्चों? ये हो गया आपका विटामिन B5 का केमिकल नेम एंड उसके सोर्सेज, और मैंने कुछ 2 पॉइंट आपको बता दिए। अब बात आती है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? कमी के कारण रोग। कौन से विटामिन की कमी के कारण? विटामिन B5 की कमी के कारण रोग। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर पहली बीमारी होती है बर्निंग फुट डिजीज। पहली बीमारी कौन सी होती है? तो आप लिखेंगे इसकी कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो पहली बीमारी का नाम लिखेंगे आप बर्निंग फुट डिजीज। बर्निंग फुट डिजीज। पैरों में जलन का रोग। आपके जो पैर हैं, जो पैरों का जो निचला हिस्सा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग, एकदम ऐसे जलन सी होती है। फिर आप मतलब थोड़ा सा सेक वेक करते हैं, ठंडे आइसक्रीम, आइस क्यूब वगैरह लेकर उससे आप सेक करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि विटामिन B5 की कमी हुई तो आपका जो पैर हैं, पैरों का निचला जो हिस्सा है, उसके अंदर जलन सी होने लग जाती है। तो इसको बर्निंग फुट डिजीज या बर्निंग फुट सिंड्रोम भी नाम दिया जाता है। बर्निंग फुट सिंड्रोम भी नाम दिया जाता है। दूसरा, ये विटामिन B5 एंड विटामिन B7, याद रखिएगा एक पॉइंट, जो विटामिन B5 है एंड आगे पढ़ोगे विटामिन B7, ये दोनों हमारे हेयर्स के लिए अच्छे होते हैं, हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं। तो जो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हुई आपके अंदर, तो आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाइट हेयर्स आने लग जाएंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई तो मैं बता दूं आपको हेयर लॉस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। वैसे मेनली मैं बताऊं विटामिन B5 की कमी से तो हेयर लॉस ज़्यादा होता है, मतलब बाल ज़्यादा झड़ते हैं। कहने का मतलब है आप में गंजापन आ जाएगा, है ना, बाल्डनेस हो जाएगा, गंजापन हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सफ़ेद बाल भी आएंगे बट ज़्यादा आपके बाल लॉस हो जाते हैं, यहाँ पर बाल झड़ने लग जाते हैं यहाँ पर। तो विटामिन B5 की कमी से आप याद रखेंगे हेयर लॉस भी हो सकते हैं और बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं। बट अगर मेन डिजीज पूछे यहाँ पर तो आप बताएंगे बर्निंग फुट सिंड्रोम, पैरों में जलन होने वाला, पैर जलने लग जाते हैं। और दूसरा आप बताएंगे यहाँ पर हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। जो बाल झड़ते हैं तो वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से? विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, करेक्ट है। हाँ, हमारे बालों के लिए B5 एंड B7 दोनों काम आते हैं, दोनों काम आते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे,
एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था बालों के बारे में। अगर मैं बालों की बात कर रही हूँ तो बालों पे 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगी मैं यहाँ पे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हेयर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप बालों के बारे में स्टडी करते हैं। तो टू स्टडी अबाउट हेयर्स, बालों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? आप बताएंगे ट्रिकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिकोलॉजी। और जो हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, है ना, उनको क्या बोलते हैं? ट्रिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जब आपके बाल वाल झड़ जाते हैं, आप जिन डॉक्टर के पास जाते हैं उन डॉक्टर को क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ट्रिकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो बालों के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं? आप ट्रिकोलॉजी पढ़ रहे हैं। एक साइंस की ब्रांच है ट्रिकोलॉजी, वो पढ़ रहे हैं। दूसरा, आप सब जानते होंगे कि हमारे बाल जो हैं वो एक प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और कौन से प्रोटीन के बने हुए होते हैं? वो केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हमारे बालों में क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या? कौन सा प्रोटीन? केराटिन। अब बच्चों, केराटिन प्रोटीन भी 2 टाइप का होता है। केराटिन प्रोटीन भी 2 टाइप का होता है। तो अभी आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि बालों में कौन सा प्रोटीन होता है। नहीं, बालों में नहीं, या फिर 4 एग्जाम्पल दिए थे, पूछा था इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है। यस, वहां पे शायद कॉटन वाला सही करना था आपको। देख लेना एक बार, आप चेक कर लेना। बट मेरा आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारे बालों और नाखूनों में दोनों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और केराटिन प्रोटीन 2 टाइप का होता है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अगर मैं बात करूं हमारे बालों और नाखूनों में, और जो खुर होते हैं भैंस गाय के, है ना, जो खुर होते हैं ना, खुर जो काट देते हैं, उन सब में अल्फा केराटिन होता है। अब अगर आपसे पूछे बीटा केराटिन कहाँ होता है, तो ये होता है मकड़ी के जाल में। जो स्पाइडर्स जो अपना नेट बनाती हैं, जो जाल बनाती हैं, जो कैप बनाती हैं, उसको बोलते हैं मकड़ी का जाल। तो उसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। तो बालों के बारे में, बालों के लिए कौन से विटामिन हेल्पफुल होते हैं? विटामिन B5 एंड विटामिन B7। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा? बालों के बारे में अध्ययन करना ट्रिकोलॉजी कहलाता है। बालों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा केराटिन? अल्फा केराटिन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो बाल 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक, कुछ लोग जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं ना, कर्ल हेयर्स। एक जिनके बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। आपने देखा होगा जो जापानीज एंड जो चाइनीज लोग होते हैं उनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, एकदम सीधे होते हैं। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था RAS के पेपर में कि भाई बालों में कौन से एलिमेंट का अमाउंट ज़्यादा होने से बाल कर्ली हो जाते हैं, बालों में कर्ल्स, बाल घुंघराले हो जाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आपके बाल क्या रहेंगे? आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे, सीधे रहेंगे। ठीक है, बट अगर आप बालों में आप प्रोटीन बहुत कम अमाउंट में ले रहे हैं और आपके बॉडी में फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, किसका अमाउंट ज़्यादा? पी बोले तो फॉस्फोरस। और जब बालों में फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा होते हैं तो बाल क्या हो जाते हैं? कर्ल हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आप अपने बालों के बारे में नोट कर सकते हैं। तो जो जापानीज एंड जो आपके चाइनीज़ लोग होते हैं उनके बाल स्ट्रेट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। और जितना ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं उतनी ज़्यादा आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं। तो याद रखिएगा कि बाल स्ट्रेट क्यों होते हैं? प्रोटीन की प्रेजेंस से। तो आप इस प्रोटीन में बहुत टाइप के आप सैलड ले सकते हैं, सलाद खा सकते हैं आप बहुत ज़्यादा। आप चुकंदर खाइए, आप ककड़ी खाइए, खीरा खाइए, इन सब प्रोटीन जो ज़्यादा होते हैं वो चीज़ें खाइए ताकि आपके बाल क्या रहें? स्ट्रेट रहें। ओके, चलिए अब आइए वापस यहाँ पर। तो ये विटामिन B5 की बात होगी, इसके बारे में आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ पॉइंट याद नहीं रखना है। नेक्स्ट चलें, इसके बाद नेक्स्ट जो विटामिन आता है आपका वो आता है विटामिन B6। कौन सा? विटामिन B6। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे विटामिन B6। अगेन आपको वैसे के वैसे 3 पॉइंट नोट करने हैं कि क्या केमिकल नेम है, क्या सोर्सेज हैं एंड क्या इनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं। तो सबसे पहला आता है विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका केमिकल नेम क्या है? ये केमिकल नेम आपको याद रखने हैं। तो विटामिन B6 को आप बोलते हैं बच्चों पायरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन। सेम नाम हिंदी में है, आप इसको लिख सकते हैं पायरोडॉक्सिन।
पायरोडॉक्सिन, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में कि पायरोडॉक्सिन के सोर्सेज क्या क्या हैं, विटामिन B6 के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो अगर मैं बात करूं विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 जो है वो फ्रूट्स में ज़्यादा होता है, फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो इसके सोर्सेज लिख सकते हैं आप फ्रूट्स में मैं बताऊं मेनली तो पपीते में भी विटामिन B6 होता है, पपीता हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ अमाउंट में अनार में भी पाया जाता है, नारियल का जो पानी होता है, जो कोकोनट वाटर होता है, उसमें भी पाया जाता है ये नारियल वाटर। एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसके अलावा जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर भी ये होता है, हरी सब्जियों के अंदर भी ये होता है, ठीक है। ये इसके सोर्सेस। अब बात आती है बच्चों जो विटामिन B6 के बारे में जो बात आती है वो ये आती है कि जो विटामिन B6 है उसको विटामिन B6 है, इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होंगी। यहाँ पर अगर आपके बॉडी में विटामिन B6 की कमी हुई तो 3 तरीके की बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसको आप बोलेंगे डी का मतलब है बच्चों कमी के कारण रोग, डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग, कमी के कारण बीमारी। कौन सी बीमारी हो सकती है? सबसे पहला अगर मैं बात करूं विटामिन B6 की कमी हुई आपके बॉडी में तो आपके जो गुर्दे हैं, आपकी जो किडनी है, उसके अंदर स्टोन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है आपको। किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, गुर्दे में पथरी हो सकती है। अब बात आती है कि किडनी स्टोन क्या होता है। अगर किडनी स्टोन की बात करूं, जो स्टोन होता है वो क्या होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है, वो बाद की बात है। अभी आप इतना याद रखिए कि कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है, स्टोन होता है, पथरी होती है, ठीक है। जो किडनी में स्टोन होता है मेनली वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का ही होता है। एक बच्चा कह रहा है किडनी में कहाँ होता है, तो बच्चों किडनी में कहीं भी हो सकता है। किडनी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उस नेफ्रॉन की जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाई है आपकी, उसके अंदर कहीं भी हो सकता है। PCT में हो सकता है, DCT में हो सकता है, कलेक्टिंग डक्ट में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में हो सकता है, बहुत सारे पार्ट हैं वो उनमें हो सकता है, ठीक है। वो बात अलग है, बट इतना याद रखिएगा जो मेनली किडनी में स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले होते हैं। दूसरा अगर विटामिन B6 की कमी हुई बच्चों तो आप याद रखेंगे आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको तनाव हो सकता है, क्योंकि जो विटामिन B6 है ये कुछ हार्मोन को बैलेंस करने का भी काम करता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो एक हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, आपके बॉडी में एक हार्मोन होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, वो आपके बॉडी में स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, वो बताता है कि कितना स्ट्रेस किस टाइम पे होना चाहिए, उसको बैलेंस करता है। तो ये जो विटामिन B6 है वो बैलेंस करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन B6 की कमी हुई तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपके हार्मोन असंतुलित हो जाएंगे और आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर आप इरिटेट होने लग जाएंगे, आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लग जाएंगे, एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये 2 बीमारी हो जाएंगी। तीसरा अगर मैं विटामिन B6 की बात करूं तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा एक पॉइंट। विटामिन B6 जो है, विटामिन B6 इज हेल्पफुल, ऊपर दिख रहा है ना, चलो ऊपर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहां लिखो। देखिए विटामिन B6 इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ RBC। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि जो विटामिन B6 है वो किसके निर्माण में सहायक है, वो RBC के निर्माण में सहायक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सा विटामिन RBC के निर्माण में सहायक है। आप क्या बताएंगे? विटामिन B6 RBC के निर्माण में सहायक है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि अगर विटामिन B6 की कमी होगी तो क्या नहीं बन पाएंगी, प्रॉपर तरीके से RBC नहीं बन पाएंगी। क्या नहीं बन पाएंगी? RBC नहीं बन पाएंगी। और RBC क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं या रेड ब्लड कार्पसूल्स, लाल रुधिर कणिकाएं।
ये कहाँ होती हैं? ये हमारे खून में होती हैं। और अगर मैं बात करूं कि आरबीसीज का काम क्या होता है, तो आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, और उस हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? किसको ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपके बॉडी में विटामिन B6 की कमी हो गई तो आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी, और आरबीसी की कमी होगी तो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब आरबीसी की कमी, तो कहने का मतलब आरबीसी जो होती हैं वो हमारे ब्लड की मेन सेल्स होती हैं, मुख्य कोशिकाएं होती हैं। तो अगर आरबीसी की कमी, तो किसकी कमी? खून की कमी। और खून की कमी क्या कहलाती है? अनेमिया कहलाती है, अनेमिया। बट ये किस टाइप का अनेमिया कहलाएगा? ये अनेमिया कहलाता है माइल्ड अनेमिया। क्या कहलाता है? माइल्ड अनेमिया। अनेमिया बहुत सारे टाइप का होता है बच्चों। एक होता है अनीमिया, एक होता है पॉलीसाइथेमिया, एक होता है सिकल सेल अनीमिया, एक होता है माइल्ड अनीमिया, एक होता है मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया, एक होता है परनीसियस अनीमिया। बहुत सारे टाइप का अनीमिया होता है। मैं आपको एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगी। आप याद रखेंगे कि यहाँ पर विटामिन B6 की कमी से कौन सा अनीमिया हो जाता है? आप बताएंगे माइल्ड अनीमिया हो जाता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि माइल्ड अनीमिया क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? बुक्स में कभी कभी लिखा होता है हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। बच्चों आरबीसी जब बनी नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आरबीसी को बनाने वाला कौन सा विटामिन है? विटामिन B6। इसकी क्या है? डेफिशिएंसी। तो क्या नहीं बनी? आरबीसी। तो प्रॉपर तरीके से कौन वर्क नहीं कर पाता है? हेमोग्लोबिन। तो किसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता हमारे बॉडी में? ऑक्सीजन का। तो इस माइल्ड अनीमिया के सिम्टम्स क्या होंगे? आप बताएंगे। इसमें एक तो खून की कमी होगी, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा मैम? दूसरा यहाँ पे होगा मैम, ऑक्सीजन हमारी सेल्स के पास प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारी सेल्स के पास, हमारी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो ऐसे लोग नॉर्मली वीक, बहुत मतलब कमजोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं, और इनको चक्कर वक्कर आते रहते हैं। मतलब ये एकदम, इनमें ऑक्सीजन है नहीं, तो आप सब जानते हैं फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता है, और बच्चे क्या, मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं? फिजिकली वीक होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट अगर कुछ याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि विटामिन B6 जो है वो आरबीसी के निर्माण में सहायक है। आरबीसी का मतलब वो किसको फॉर्मेशन करने में सहायक है? किसका फॉर्मेशन? हेमोग्लोबिन। तो अगर आरबीसी, विटामिन B6 की कमी, आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी क्या कहलाता है? अनेमिया। बट किस टाइप का अनेमिया? माइल्ड अनेमिया। ओके, चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके किसके बारे में? विटामिन B6 के बारे में। इतने सारे पॉइंट थे, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम यहाँ पर माइल्ड का मीनिंग क्या है? पंकज आप सुन लीजिए, यहाँ पे माइल्ड का मीनिंग क्या है? एक लिखा मैंने माइल्ड, एक लिखा मैंने अनेमिया। अनेमिया तो खून की कमी होगी। माइल्ड का मतलब होता है ऐसा बीमारी जो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है आपके बॉडी में, जो बहुत सारे दिनों के लिए रहता है। तो ये जो अनेमिया है वो सालों साल चलता है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन हुआ फिर ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि माइल्ड अनेमिया मतलब जो बहुत लंबे समय तक रहता हो। जो क्या हो? जो बहुत लंबे समय तक हो। उसके बाद बहुत लंबे समय तक रहे, उस अनेमिया को कहते हैं माइल्ड अनेमिया। उसके बाद मुझसे एक बच्चे ने और क्वेश्चन पूछा है। एक बच्चा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि मैम इस बीमारी का फिर इलाज क्या है? किसने पूछा है मेरे से? चलो, मुझे यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं दिख रहा है जिसने पूछा, उसका एक्चुअली कमेंट ऊपर चला गया है, बट मैं बता देती हूँ उस बच्चे का क्वेश्चन क्या था। उस बच्चे का क्वेश्चन था कि अगर मैम हमारे बॉडी में खून की कमी हो, मतलब माइल्ड अनेमिया हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर आपको क्या देगा? आपको खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ देगा। कुछ आपकी डाइट में चेंजेस लाएगा कि भाई कुछ ऐसे ऐसे कॉम्पोनेंट्स देगा, बोलेगा ऐसी डाइट लिख के देगा कि ये वाला डाइट लो तो उससे आपकी आरबीसीज वगैरह इंक्रीज हो जाए, या आपको देगा क्या? टैबलेट देगा। कौन सी? खून बढ़ाने वाली टैबलेट। और मैंने आज इवनिंग में 6 से 8 क्लास में बताया था कि खून बढ़ाने वाली टैबलेट्स में क्या होता है। बच्चों खून बढ़ाने वाली टैबलेट्स में क्या होता है? तो ज़रा देखिएगा, आयरन का एक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है खून बढ़ाने वाली टैबलेट? कौन सी टैबलेट है ये? खून इंक्रीज करने वाली, आपके बॉडी में खून बढ़ाने वाली। मतलब किसको इंक्रीज करने वाली? आरबीसीज का अमाउंट इंक्रीज करने वाली, आरबीसीज की मात्रा ज्यादा करने वाली। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है FeSO4.7H2O।
क्या है ये, इसका केमिकल नेम क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चों फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। और इसका केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक बड़ा ही कॉमन सा नाम होता है, इसको कहा जाता है क्या? ब्लू विट्रियोल। इसको कहा जाता है ब्लू विट्रियोल, और हिंदी में इसको कहा जाता है नीला थोथा। नीला थोथा, 3 टाइप के थोथे होते हैं, कसिस या थोथा नाम दिया जाता है हिंदी में। इसको कहा जाता है ब्लू विट्रियोल। 3 टाइप के विट्रियोल होते हैं, एक होता है ब्लू विट्रियोल, एक होता है ग्रीन विट्रियोल, और एक होता है बच्चों आपका कौन सा? एक होता है आपका वाइट विट्रियोल, जिसको आप जिंक सल्फेट वगैरह बोलते हैं, वो बात की बात है, छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर आप याद रखेंगे कि खून, ओह सॉरी, ब्लू विट्रियोल नहीं, यहाँ पर ब्लू नहीं होगा, यहाँ पर ग्रीन होगा। अगर फेरस है ना तो यहाँ पे ग्रीन विट्रियोल होगा, ये सही कर लेना, ग्रीन। हरा थोथा होगा, ये नीला नहीं होगा। नीला थोथा क्या होता है? तो वो कॉपर सल्फेट होता है। हाँ, हरा थोथा। तो जरा याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में 3 टाइप के विट्रियोल्स होते हैं, एक होता है ब्लू विट्रियोल, एक होता है ग्रीन विट्रियोल, और एक होता है व्हाइट विट्रियोल। अगर आपसे पूछे ग्रीन विट्रियोल कौन सा होता है, आप बताएंगे कौन सा? FeSO4.7H2O। और अगर आपको ब्लू विट्रियोल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वो होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है वो? कॉपर सल्फेट। वो नीला विट्रियोल होता है, नीला थोथा। एक होता है बच्चों व्हाइट विट्रियोल, सफेद विट्रियोल, वो क्या होता है? वो होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4.6H2O, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो आप ये सब भूल जाइए, बात की बात है। आप याद रखेंगे कि खून बढ़ाने वाली टैबलेट में या आरबीसी का अमाउंट इंक्रीज करने वाली दवाइयों में क्या पाया जाता है? कौन सा थोथा पाया जाता है? ब्लू नहीं है ये, ग्रीन है, इसको सही कर लेना प्लीज, ग्रीन है ये, हरा थोथा है ये। क्या है? हरा थोथा। ठीक है बच्चों, ये याद रख लेना। चलो, चलो तो ये याद रखिएगा। अब आइए वापस पिछली स्लाइड पे। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया बच्चों किसके बारे में? विटामिन B6 के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट विटामिन कौन सा होगा? नेक्स्ट होगा हमारा विटामिन B7। कौन सा होगा? विटामिन B7। तो नेक्स्ट विटामिन का नाम लिखिए, विटामिन B7। B7। अब वही 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं, कोई नई बात नहीं पढ़नी है। देखो, पहली बात तो मैं बता दूं, विटामिन B7 का एक नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं H विटामिन। कौन सी विटामिन? H विटामिन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सी विटामिन को H विटामिन बोलते हैं। आप बताएंगे H विटामिन कौन सी होती है? विटामिन B7। विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? H विटामिन कहा जाता है। अब बात आती है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? बायोटीन होता है। बायोटीन। आपने कभी सुना होगा कि जो बायोटीन है वो हमारे बालों के लगाने का एक तेल आता है, उसके अंदर भी बायोटीन होता है। कभी सुना है? बायोटीन वाली दवाइयाँ भी आती हैं, मेडिसिन भी आती हैं। ठीक है, केमिकल नेम। अब बात आती है सोर्सेज। बच्चों, सोर्सेज ऑलमोस्ट वही सोर्सेज हैं जो सोर्सेज विटामिन B5 के हैं। बट मैं आजकल बता दूं आपको, आजकल ऐसी ग्रीन टी भी आती है जिसके अंदर बायोटीन आता है। आप ग्रीन टी खाते होंगे ना। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? सुमित कोंदू ने पूछा है। पेलेग्रा मैंने कल पढ़ाया था, पेलेग्रा 4 टाइप का डी होता है, और वो विटामिन B3 की कमी से होता है। ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको मैं। ठीक है, आप कल की क्लास देख लीजिएगा। जरा सुनिएगा ध्यान से, विटामिन B7 को H विटामिन भी बोलते हैं, H विटामिन भी बोलते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसके सोर्सेज ऑलमोस्ट वही होते हैं, बट आजकल कुछ ऐसी ग्रीन टी भी आती हैं, जो आप ग्रीन टी पीते हैं उनके अंदर भी बायोटीन आता है। मतलब वो भी सोर्स किसका बनता है? आपका विटामिन B7 का बनता है। विटामिन B7 का बनता है। ठीक है बच्चों, चलो अब बात क्या आती है? अब बात आती है कि विटामिन B7 की डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो सकती है, इसकी कमी से क्या होता है? तो बच्चों, वही बाल झड़ना, सफेद होना। मैंने बताया है कि जो विटामिन B5 एंड B7 होता है वो किसके लिए होता है? वो हमारे बालों के लिए होता है। यहाँ पर भी आपके हेयर लॉस होना लग जाएगा, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? सफेद बाल आने लग जाएंगे, व्हाइट हेयर्स आने लग जाएंगे, सफेद बाल आने लग जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर विटामिन B5 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हुई तो हेयर लॉस होने लग जाता है, और अगर विटामिन B7 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हुई तो आपको सफ़ेद बाल आने लग जाते हैं, या फिर बाल झड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। B5 एंड B7 दोनों किसके लिए काम करते हैं? दोनों हमारे बालों के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलो
चलो चलो, मैं यहाँ पर आप फालतू के कमेंट कर रहे हैं वो नहीं पढ़ना चाहती। चलिए नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, विटामिन B7 के बाद कौन सा आता है? B8 नहीं होता है, क्योंकि B8 का कोई भी केमिकल नेम नहीं होता है। तो उसके बाद आता है विटामिन B9। कौन सा आता है बच्चों? विटामिन B9। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप विटामिन B9। विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या होता है? इसके दो केमिकल नेम होते हैं, आप किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। पहला इसका रासायनिक नाम है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। या आप इसको बोल सकते हैं बच्चों फोलिक एसिड। मैलिक एसिड या फोलिक एसिड। प्रेगनेंसी के टाइम पर, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर सबसे ज़्यादा कंपलसरी विटामिन माना जाता है कौन सा? विटामिन B9। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आपको, मतलब जो प्रेग्नेंट वोमेन्स होती हैं उनको विटामिन B9 की टैबलेट्स खाने को बोलता है। विटामिन B9, मैलिक अम्ल या फोलिक अम्ल। अब बच्चों इस विटामिन का एक नाम और भी होता है, इस विटामिन को आप विटामिन M भी बोलते हैं। विटामिन M भी बोलते हैं, इसका M भी नाम होता है। तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि कौन से विटामिन को H विटामिन बोलते हैं, आप क्या बताएंगे? विटामिन B7 को H बोलते हैं। कौन से विटामिन को M विटामिन बोलते हैं? विटामिन B9 को M विटामिन बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अब बात आती है कि इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से ये हमें मिलता है, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके सोर्सेज भी मोस्ट ऑफ आपके फ्रूट्स ही होते हैं, फ्रूट्स ही होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो मेनली फ्रूट्स, जैसे आपका सेब आ गया, एप्पल हो गया, जैसे आम में भी कुछ अमाउंट में मैलिक एसिड होता है, आम भी इसका सोर्स होता है। इसके अलावा जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर होता है, और जो आपका नट्स होते हैं उसके अंदर भी विटामिन B9 होता है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा कि विटामिन B9 सबसे अच्छा सोर्स मानूं मैं यहाँ पर, तो सबसे अच्छा सोर्स एप्पल होता है। एप्पल में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्लास कब तक देख सकता हूँ? ये क्लास आप कभी भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत सारे बच्चे अभी आए हैं। तो देखिए, तो विटामिन B9 के एप्पल भी हो गया, आम भी हो गया, हरी सब्जियां हो गए, नट्स हो गए, या नॉनवेज में भी होता है विटामिन B9, तो आप नॉनवेज भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि मैम इसकी DD क्या होती है? DD बोले तो डेफिशिएंसी डिजीज। एक DD वो होता है जो हम बैंक में बनवाते हैं, एक DD यहाँ पे कौन सा है? कमी के कारण रोग। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होगा? बच्चों में यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं। क्या बात क्लियर कर दूं? इस विटामिन की कमी से भी अनीमिया होता है, इस विटामिन की कमी से भी अनीमिया होता है। बट वो कौन सा अनीमिया होता है? तो आप बताएंगे वो होता है मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। वो होता है मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। कौन सा अनीमिया होता है? मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया होता है। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, यही नाम है, आपको यही लिखना पड़ेगा, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। एक अनीमिया मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा? माइल्ड अनीमिया। दूसरा कौन सा हो गया? मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। अब इस अनीमिया में क्या होता है? इस अनीमिया में जब लड़की प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर इस मेनली, मतलब मैलिक एसिड या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस लड़की के पेट में जो बच्चा है उस बच्चे में इमेच्योर आरबीसीज बनने लग जाती हैं, इमेच्योर आरबीसीज बनने लग जाती हैं। मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है? इसके अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती हैं। भाई माइल्ड अनीमिया में तो क्या हुआ? बनी नहीं, यहाँ बनी तो है बट वो इमेच्योर रह गई, वो मैच्योर नहीं हो पाई। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या बन जाती हैं? इमेच्योर आरबीसीज बन जाती हैं। आरबीसीज का जो आकार होता है वो एकदम अजीब तरीके का हो जाता है, इमेच्योर हो जाती हैं वो। अब देखो, जब आरबीसीज मैच्योर ही नहीं हुई तो आप समझ सकते हैं आरबीसी नहीं है तो क्या? खून की कमी तो होगी होगी। बट इस टाइप के खून की कमी को आप नाम क्या देते हैं? आप नाम देते हैं मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। एक पूछ रहा है CBC क्या होता है? टोटल ब्लड काउंट होता है। एक बच्चे ने पूछा है मुझसे CBC क्या होता है? CBC एक मतलब काउंट ब्लड सेल्स नाम से या टोटल ब्लड काउंट सेल्स नाम से इसको एक टेस्ट करते हैं।
हैं, जब आप में आरबीसीज वगैरह कमी हो जाती है तब इसको किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है? वो अनीमिया जिसमें आरबीसीज क्या हो जाती हैं, इमैच्योर हो जाती हैं। आपके लिए यहाँ पर याद करने वाली बात है कि जो प्रेग्नेंट वोमेन्स होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कंपल्सरी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B9। कहने का मतलब कौन सा विटामिन? विटामिन M। ठीक है। मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया का मतलब क्या है? आरबीसी का विकास नहीं हो पाता है, वो बड़ी छोटी छोटी रह जाती है, इमैच्योर आरबीसी। ठीक है, चलिए। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, आरबीसी की जब बात चली है, जो इमेच्योर आरबीसीज होती हैं, ऐसे वो आरबीसी तो बन जाती हैं, वो इमेच्योर तो होती हैं, पर जो इमेच्योर आरबीसीज होती हैं उनमें थोड़ा बहुत न्यूक्लियस बनता है। ऐसे थोड़ा बहुत न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो बन जाती है। बट अगर किसी इंसान में मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया नहीं है तो उसमें इमेच्योर आरबीसीज में हल्का सा न्यूक्लियस है, दिख रहा है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिख रही है, पर जो मैच्योर हो जाती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ मैं कि आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता है, पर जो इमेच्योर आरबीसीज होती हैं उसमें थोड़ा बहुत न्यूक्लियस भी होता है। तो कभी आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले कि वो कौन सा अनीमिया है जिसमें आरबीसीज में हल्का सा न्यूक्लियस केंद्रक बनने लग जाता है, तो आप क्या बताएंगे? भाई आरबीसीज इमेच्योर हैं तभी तो उसमें क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनने लगी है, और जब मैच्योर हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो कौन सा अनीमिया? मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। तो ये आपका विटामिन B9 मेरी साइड से कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट विटामिन लिखें, B10। B10 होता ही नहीं है। B11 लिखें, B11 भी नहीं होता है। लास्ट कौन सा है यहाँ पर? विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12। B12, B12 ऐसे याद कर लो, B12 है ना, विटामिन B12। विटामिन जो B12 होता है बच्चों, उसका केमिकल नेम क्या होता है? इसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन या साइनोकोबाल्मिन। तो इसका केमिकल नेम लिखिएगा, इसका रासायनिक नाम लिखिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन। साइनो या साइनो, सयानो भी बोलते हैं इसको या साइनो बोलते हैं, आप जो भी नाम से आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं कर लीजिए। देखिए, जब भी आप साइंस में साइनो देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, साइनो का मतलब होता है ब्लू कलर, इसका मतलब होता है ब्लू कलर। और यहाँ पर कोबाल्ट का मतलब होता है कौन सी मेटल? कोबाल्ट मेटल। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विटामिन है जिसके पास कोबाल्ट होता है, तो कौन सी विटामिन में कोबाल्ट होता है? आप क्या बताएंगे? विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट कौन से विटामिन में होता है? अरे नहीं, ठीक है, तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? आप क्या बताएंगे? विटामिन B12 में होता है। ठीक है, और इस विटामिन को एक नाम और से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू विटामिन। ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। कभी आपसे पूछे कि कौन से विटामिन को ब्लू विटामिन कहा जाता है, आप बताएंगे विटामिन B12 को नीला विटामिन भी कहा जाता है। और नीला से मुझे याद आया, एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में, घूमता है कि पीला विटामिन कौन सा होता है, येलो विटामिन कौन सा होता है, बता सकते हैं आप? बड़ा कमेंट करने में थोड़ा ध्यान कम दें एप्लीकेशन वाले बच्चों, पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा दें, क्योंकि मैं जब क्लास एंड करूंगी तो उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और मुझे उम्मीद होगी कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। ठीक है, यस आपने बिल्कुल सही बोला है, साइनोकोबाल्मिन, हाँ बिल्कुल। चलो देखिए, तो येलो विटामिन किसको बोलते हैं? आप बताएंगे विटामिन B2। जो B2 होता है, राइबोफ्लेविन होता है, उसको पीला विटामिन कहा जाता है। एक बोल रहा है E, एक बोल रहा है 5, एक बोल रहा है 6। नहीं नहीं, आप याद रखेंगे कि जो B2 होता है, जो B2 नंबर वाला होता है राइबोफ्लेविन, उसको कैसा विटामिन कहा जाता है? उसको पीला विटामिन कहा जाता है, उसको येलो विटामिन। और पूछे अगर नीला विटामिन कौन सा है, तो बताएंगे विटामिन B12। और साइंस में जब भी आप शानो टर्म देखते हैं, शानो या साइनिन टर्म दिखते हैं बच्चों, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है नीला। मेरे को एक एक क्वेश्चन याद आ रहा है यहाँ पर, आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, साइनो टर्म से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। जो ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपस देखते हैं, देखा आपने ऑक्टोपस? हाँ, तो जो ऑक्टोपस होता है उसका खून, उसका जो खून होता है बच्चों, वो कैसा होता है? वो ब्लू कलर का होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लू कलर का किसकी वजह से होता है, तो आपको वहां क्या बताना है कि वहां पर हीमोसाइनिन होता है, वहां पर हीमोसाइनिन होता है। तो जो साइनो और साइनिन टर्म होता है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है? वो ब्लू के लिए यूज में लिया जाता है। एक डाई भी होती है केमिस्ट्री में, साइनोकोबाल्मिन, अगर आपने सुना हो तो। नहीं नहीं नहीं, एक डाई होती है, कौन सी डाई है मैं भूल गई।
एक डाई पढ़ी थी नहीं हमने केमिस्ट्री में, साइनो करके कुछ, चलो बाद की बात है, वो याद आएगी तो बताऊंगी मैं। तो याद रखिएगा जो ऑक्टोपस होते हैं उनका खून नीला होता है, और किस पिगमेंट की प्रेजेंस से? हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। ठीक है, तो साइनिन टर्म किसके लिए? ब्लू कलर के लिए यूज में लेते हैं। अब बात आती है कि इस अपनी जो आप ये विटामिन है उसके उसके सोर्सेज क्या हैं, इसके सोर्सेज क्या है? इसके सोर्सेज से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए याद रखिएगा जरा ध्यान से, इसके स्रोत क्या हैं? ये पालक में पाया जाता है, पालक में हो गया, मेथी, मेथी तो सब जानते होंगे, आजकल आप मेथी के पराठे खा रहे हैं, उसके अंदर भी होता है। उसके अलावा जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर होता है। बट मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट स्टार बना के लिखा दूं, जो बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी है ना, रेन वाटर, उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप क्या बताएंगे? विटामिन B12 पाया जाता है। ये एक बार, मुझे नहीं पता कौन सा पेपर था, आई थिंक NDA या कोई CDS का एग्जाम होगा, जिसमें पूछा था कि बारिश के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आप क्या बताएंगे? बारिश के पानी में विटामिन B12 पाया जाता है, B12 पाया जाता है। ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि विटामिन B12 होता है किसके अंदर? बारिश के पानी के अंदर होता है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद अगर हम बात करें आगे, एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे H विटामिन कौन सा होता है? मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, B7 होता है, B7 होता है H विटामिन। आप रोज रोज क्यों पूछ रहे हैं आप? ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट। अच्छा, जी किसको बोलते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। किसने पूछा है? राधिका। राधिका आपने पूछा है कि मैम कौन से विटामिन को जी कहा जाता है? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B2 को ही जी कहा जाता है, ठीक है, विटामिन B2 होती है उसको जी कहा जाता है। अरे लिख लो तुम लोग ना, एक काम करो, जो विटामिन B7 है उसको H बोलते हैं, जो विटामिन B9 है उसको M बोलते हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रख लो। हो गया। चलिए, तो बारिश के पानी में कौन सा विटामिन होता है? आप बताएंगे विटामिन B12 होता है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात आती है कि विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो गया हमें? डी कमी के कारण रोग, इसकी कमी के कारण क्या हो जाएगा? कमी के कारण बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक टाइप का अनीमिया ही होता है, यहाँ पर भी खून की कमी होती है, बट किस टाइप की खून की कमी होती है? इस खून की कमी को बोलते हैं आप परनीसियस अनीमिया। इसको नाम दिया जाता है बच्चों परनीसियस अनीमिया, परनीसियस अनीमिया। हिंदी में सेम नाम है परनीसियस अनीमिया। अनीमिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, 3 तो मैंने पढ़ा दिया आज आपको। परनीसियस अनीमिया, एक मैंने क्या बताया बच्चों अभी? एक मैंने बताया माइल्ड अनीमिया, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर आरबीसीज का निर्माण कम हो जाता है। दूसरा मैंने बताया आपको कौन सा मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया, जिसके अंदर क्या हो जाता है बच्चों? जिसके अंदर आपका आरबीसीज हैं जो मैच्योर नहीं हो पाती हैं। और तीसरा मैं आपको बता दूं यहाँ पर परनीसियस अनीमिया, इसके अंदर भी क्या होता है? ये भी एक टाइप का ऐसा ही अनीमिया है जिसके अंदर आरबीसीज का काउंट कम हो जाता है, और वो जो आरबीसीज हैं मतलब आरबीसी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, और आरबीसी जो है वो बिल्कुल हेमोग्लोबिन जो है आपके बॉडी में वो भी बहुत सही तरीके से नहीं बन पाता है। आयरन की कमी हो जाती है, आयरन बोले तो कुछ प्रोटीन्स की कमी हो जाती है आपके बॉडी में, लाइक ग्लोबिन वगैरह प्रोटीन्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो प्रॉपर तरीके से कहने का मतलब है ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है, खून की कमी, तो उसको भी बोलते हैं आप परनीसियस अनीमिया। क्या बोलते हैं आप उसको? परनीसियस अनीमिया। इसमें भी आरबीसीज कम होती हैं, बट अगर सही लैंग्वेज में लिखवाऊं तो इसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हेमोग्लोबिन या आयरन का भी मात्रा कम हो जाता है, आयरन या हेमोग्लोबिन दोनों की मात्रा कम हो जाती है इसके अंदर, इसलिए इसको परनीसियस अनीमिया कहा जाता है, इसको परनीसियस अनीमिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? परनीसियस अनीमिया। कभी कभी बुक्स में यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज में एक नया नाम देखने को मिलेगा आपको, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा इसकी कमी के कारण एक नया नाम देखने को मिलेगा आपको, एडिसोन्स डिजीज। आपको एक नाम मिलेगा एडिसोन्स डिजीज। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो परनीसियस अनीमिया है उसी का ही एक दूसरा नाम होता है एडिसोन्स डिजीज या डिजीज। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैंने बीच में और लगा दिया या लिख दिया है, ठीक है। तो परनीसियस अनीमिया बोलो या आप एडिसोन्स डिजीज बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है।
तो इसमें आयरन हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया, उन सब की, या कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है इस एनीमिया में। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा इसको। एडिसन्स कभी नाम पढ़े तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब आरबीसी की मात्रा कम हो गई या खून की मात्रा कम हो गई, बस ऐसा सा आप कुछ पढ़ ले। अब बच्चों, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो आपके फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो लीवर में स्टोर होते हैं। बट मैंने कहा था कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन का एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B12। तो मैंने आपको वहां पर लिखवाया था कि जो B12 है वो भी कहाँ स्टोर होता है, हमारे लीवर में होता है, हमारे यकृत में होता है। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि विटामिन B12 क्या हमारे बॉडी में स्टोर होता है, आपको बोलना है यस होता है। वो बात अलग है बहुत कम मात्रा में होता है, बट होता जरूर है। और कहाँ पे होता है आपके बताएंगे, वो हमारे लीवर में होता है, वो हमारे यकृत में होता है। हमारा जो जिगर है, हमारा जो लीवर है, उसके अंदर स्टोर होता है। क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि जब भी हमारे बॉडी में कोई एक्सेस अमाउंट में चीज जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उसको अपने पास कौन स्टोर कर लेता है? हमारा लीवर कर लेता है, हमारा यकृत कर लेता है। राइट, चलिए उसके बाद मैं अगर आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँ तो कल की क्लास में मैंने बड़ा चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 भी बनता है। कहाँ बनता है तो कल ही बता के गई थी। अगर कल नहीं पढ़ा तो कल की क्लास देख लीजिए एक बार प्लीज। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि विटामिन B12 का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये बनता है, ये हमारी बड़ी आंत में भी बनता है। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि कौन कौन से विटामिन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में होता है, आपका आंसर क्या आएगा? विटामिन D। कहाँ बनता है? हमारे स्किन में, हमारी त्वचा में। नेक्स्ट आप बताओगे विटामिन K एंड विटामिन B12 कहाँ बनते हैं? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? एक जीवाणु के द्वारा बनाए जाते हैं, एक बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये तीन वो विटामिन हैं जिनका प्रोडक्शन हमारे शरीर में होता है, जिनका प्रोडक्शन हमारे शरीर में होता है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये विटामिन B12 के बारे में जो मैंने आपको बताई है, इसमें भी क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो बुक्स में आपको इतना ही मिलेगा कि विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं, विटामिन के B12 तक होते हैं। बट मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, दो नए विटामिन भी आए हैं, हालांकि उनको बुक्स में ऐड नहीं किया गया है अभी तक। तो दो नए विटामिन आए हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहला आया है कौन सा? विटामिन B15। कौन सा आया है? विटामिन B15। ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही नहीं है, क्योंकि ना ही तो आपका गूगल पे मिलेगी और ना ही कुछ इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। बस मुझे इतना पता है कि जो विटामिन B15 होता है उसका केमिकल नेम पैनगेमिक एसिड होता है। क्या होता है? पैनगेमिक एसिड होता है। तो मैं इसका रासायनिक नाम लिखवा सकती हूँ आपको, पैनगेमिक एसिड होता है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि एक नया विटामिन आया है, कौन सा? विटामिन B15, B15 है ना, B15। और उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम पैनगेमिक अम्ल होता है, पैनगेमिक एसिड होता है। और अगर इसके सोर्सेज की बात करूं बच्चों, इसके सोर्सेज क्या हैं? आप बीन जानते हैं ना, बीन्स। आप सोयाबीन, जो बीन्स जो आप फलियां खाते हैं, है ना, जो बीन्स खाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बीन्स में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये किस में ज्यादा होता है? ये बीन्स में ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपका नया आया है B15, जो जिसको पैनगेमिक एसिड बोलते हैं, और सबसे ज्यादा किस में होता है? ये सबसे ज्यादा होता है बीन्स में। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना ही मैं जानती हूँ। अगर आप ज्यादा जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक नया विटामिन आया है, कौन सा? विटामिन B17। एक नया आया है जिसको एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में भी वो विटामिन काम आ रहा है। कौन सा? तो मैं बता दूं, विटामिन B17। कौन सा? B17, B17। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या है? ये केमिकल नेम पूछ सकते हैं आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है अमाइगडेलिन। इसको बोलते हैं अमाइगडेलिन, अमाइगडेलिन। ये आपको याद रखना है, अमाइगडेलिन।
इसके सोर्सेस क्या हैं ये खोजा गया है, पता लगाया गया है कि तरबूज में सबसे ज़्यादा मिलता है। ये किसमें? तरबूज में। जो वाटरमेलन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सोर्स बताया गया है तरबूज, जबकि इसका सोर्स बताया गया है बीन्स। ये मुझे पता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस विटामिन को कहा जाता है एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। और कहा गया है कि ये जो विटामिन है वो जो कैंसर करने वाले केमिकल्स या जीन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में काम में आता है। इस विटामिन को कहा जाता है एंटी कार्सिनोजेनिक, ठीक है। या ये विटामिन काम आता है किसके ट्रीटमेंट में? कैंसर के इलाज में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। ये क्वेश्चन पूछा है, सीपीयू ने पूछा है कि कौन सा विटामिन कैंसर के इलाज में काम आता है। आप बताएंगे कौन सा विटामिन? B17। इसके अलावा कल की क्लास में 2 विटामिन और लिखवाए थे मैंने, नहीं एक ही लिखवाया, सॉरी, एक तो आज करवाऊंगी ना मैं, विटामिन सी। एक और भी करवाया था मैंने कि जो विटामिन एंटी कार्सिनोजेनिक कहलाता है या वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 नए आए हैं। विटामिन B15 का केमिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है, क्या बोलेंगे इसको? पैंगमिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। B17 को क्या बोलेंगे? अमाइगडेलिन बोलेंगे, अमाइगडेलिन। और इसका सोर्स क्या बताया गया है? बीन्स। ये किस में बताया गया है? तरबूज में। ये कैंसर के इलाज में काम आता है। ये आपकी विटामिन बी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये आपकी विटामिन बी कंप्लीट हो गई है। बी में सारे की सारी मैंने आपको करवा दी हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट 3000 बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड हैं यूट्यूब पे, एंड एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और उसके अलावा यहाँ पर यूट्यूब पे आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल भी बताया था अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको बिल्कुल लाइक कर देना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं इस वीडियो को देखना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप बाकी के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, इस लिंक को, ताकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाना, ठीक है बच्चों। चलो आइए, तो ये आपका हो गया विटामिन बी कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो कौन सा बचा? कर दिया मैम, ओके, बड़ा अच्छा लगा कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट। मैम आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मैंने कल भी बताया था कि लड़कियां, सारी लड़कियां सुंदर होती हैं और सारे लड़के कमीने होते हैं। कल भी बताया था मैंने कि लड़कियां, इस दुनिया में सारी लड़कियां खूबसूरत होती हैं, तो मैं नहीं, सारी लड़कियां होती हैं, और जो लड़के होते हैं वो कमीने होते हैं हमेशा। चलिए आ जाओ, आप पढ़ाई करते हैं। मतलब लड़के हंस रहे हैं, मेरे स्टूडियो में जो बच्चे हैं वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं लड़के कमीने होते हैं। यस, लड़के कमीने होते हैं। चलो, एक कह रहा है मैम को लाइक करो। मुझे लाइक नहीं करना है, यहाँ पे जो लाइक बटन है उसको लाइक करना है, ठीक है। तुम ज्यादा मत बोला करो, ये ज्यादा जो 2-4 आते हैं ना यहाँ पे माहौल खराब करने, ब्लॉक हो जाओगे बेटा। कंप्यूटर से ब्लॉक कर देना इनको, जो फालतू बोले ना उसको उसको ब्लॉक। ये रोहित रोहित कह रहे हैं गलत है, लड़के भी सुंदर होते हैं। अच्छा, जो लड़के सुंदर होते हैं फिर वो लड़के नहीं होते, फिर वो कुछ और होते हैं, ठीक है। पढ़ लो यहाँ पे चुपचाप। आइए यहाँ पे, तो विटामिन बी आपका, मैंने कहा था पानी में सोल्यूबल होने वाले 2 होते हैं, एक होता है विटामिन बी, एक होता है विटामिन सी। तो बी मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं करवा सकती मैं। चलो, अब आता है विटामिन सी। आपका लास्ट विटामिन बचा है वो है सी। चलो आइए यहाँ पर, कौन सा विटामिन बचा है? सी। अच्छा, बहुत हंस रहे हैं बच्चे यहाँ पर। चलो, हाँ, तो नेक्स्ट विटामिन है आपका सी। चलिए, सी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके हम सब यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। कौन सा विटामिन? विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी। और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? तो सुनिए जरा ध्यान से, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी को कहा जाता है एस्कोर्बिक एसिड। कौन सा एसिड? एस्कोर्बिक एसिड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कुछ अलग नाम नहीं है, एस्कोर्बिक अम्ल बोला जाएगा। एस्कोर्बिक अम्ल बोल देंगे इसको, एसिड की जगह अम्ल हो जाएगा। अब अगर बात करूं मैं इसके सोर्सेज की, आप सब जानते हैं जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस समझते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उन सब में क्या पाया जाता है? उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। उन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगर बात करूं मैं यहाँ पर, देखिए,
खट्टे फल आप सब जानते हैं खट्टा क्या क्या होता है, ऑरेंज संतरा आपका खट्टा होता है, दूसरा लेमन, लेमन में भी ये होता है, नींबू, तीसरा आपका यहाँ पर आएगा क्या, ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर बड़ा अच्छा सोर्स माना जाता है इसका। उसके अलावा थोड़ा बहुत आंवला में भी होता है, उसके अलावा थोड़ा सा टैमरिंड, टैमरिंड जिसको कहा जाता है इमली, इमली में भी होता है इमली। बट एक टाइप की एक प्रजाति की लीची होती है, लीची जिसको बालबा डोसा लीची कहा जाता है, इस लीची के अंदर भी पाया जाता है। इतना नहीं याद करना तो मत करो, इसका एक प्रजाति की लीची है जिसको बालबा डोसा लीची कहा जाता है, जिसके अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सोर्सेस ऑरेंज, संतरा, लेमन, नींबू, ग्रेप्स, अंगूर, आंवला, लीची, लीची कौन सी, बालबा डोसा लीची, बालबा डोसा लीची कहा जाता है इसको, ठीक है। ये नहीं याद करना तो मत कीजिए। अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। अगर मैं इन सब में सबसे अच्छे सोर्स की बात करूं बच्चों, तो वैसे तो होना चाहिए आंवला, आंवला सबसे अच्छा सोर्स होता है इसका। बट बहुत बार एग्जाम में किसको सही करते हैं, ग्रेप्स को। तो हमें तो एग्जाम देना है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा सोर्स क्या हो गया यहाँ पे, अंगूर हो गया। कौन सा हो गया, अंगूर हो गया। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा सबसे अच्छा सोर्स क्या हो गया, ग्रेप्स, अंगूर हो गया। अब अगर मैं बात करूं इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी अमरूद में, अमरूद में भी होता है, गवावा अमरूद में भी होता है, आप अमरूद भी लिख सकते हैं, उसके अंदर भी होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट आपका आता है कि इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगी, डी, कमी के कारण रोग क्या होगा, कमी के कारण बीमारी क्या होगी। तो इसकी कमी के कारण बीमारी क्या होती है, स्कर्वी। इसकी कमी के कारण जो डिजीज होती है बच्चों, वो तो सबने रट्टे लगा रखे हैं, कौन सी होती है, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम रूट पार्ट्स ऑफ टीथ या ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, आपके जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आना स्कर्वी कहलाता है। बच्चों आपके मसूड़ों से रिलेटेड एक बीमारी और भी होती है, पायरिया, पायरिया, उसमें भी मसूड़ों से खून आता है, बट ये एक अलग टाइप का बीमारी है और ये एक विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है, ये एक विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो आपसे पूछे वो कौन सी दो बीमारी है जिनसे मसूड़ों में खून आता है, तो एक पायरिया भी होता है और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा एक स्कर्वी भी होता है। बट स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, आप जब टूथपेस्ट वगैरह करेंगे तो उसमें आपके टूथपेस्ट के साथ ये खून वून आने लग जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब बात आती है विटामिन सी के बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं, इसके बारे में हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो जरा आइए, ये तो इसका केमिकल नेम वगैरह की बात हो गई, अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में मैं क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखवा सकती हूँ। देखिए, सबसे पहला इस विटामिन को कहा जाता है हीट सेंसिटिव विटामिन, हीट सेंसिटिव विटामिन। इसका मतलब क्या हो गया, उष्मा का प्रतिरोध, मतलब उष्मा ज्यादा अगर इसको हीट दे दिया तो विटामिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जो विटामिन है ये ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में आपने इसको हीट दी तो ये विटामिन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विटामिन हीट सेंसिटिव विटामिन कहलाती है, आप बताएंगे विटामिन सी हीट सेंसिटिव विटामिन कहलाती है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन आता है कि सब्जियों को ज़्यादा पकाने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो आप बताएंगे ज़्यादा पकाने से विटामिन सी खत्म हो जाता है। एक्सेस कुकिंग, अगर आपने ज़्यादा सब्जियों को पका लिया, अब आप में से कुछ मूर्ख लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम सब्जियों में तो विटामिन सी होता ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं, कुछ सोर्सेज बताया ही नहीं। मैंने जो सोर्सेज लिखवाए हैं वो मैंने मेन सोर्सेज लिखवाए हैं, बाकी सब्जियों में भी होता है विटामिन सी। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इनमें ऑलमोस्ट सारे वाइटामिन होते हैं, बट जो मैंने सोर्सेज लिखवाए यहाँ पर पीछे ये आपके क्या थे, ये मेन सोर्सेज थे। ठीक है, तो अगर आप में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, अगर आप में विटामिन सी की कमी है तो आप सब्जी को थोड़ा सा कच्चा खाओ, थोड़ा सा कच्चा खाओ, मतलब ज़्यादा मत पकाओ उसको। ठीक है, तो आपसे पूछे कि एक्सेस कुकिंग से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, कल मैंने बताया था कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जाता है, बी में सारे चले जाते हैं ऑलमोस्ट। और अगर मेनली बात करूँ तो बी, हाँ एक पॉइंट याद आया, ध्यान से सुनना, एक और पॉइंट याद आया कि अगर आपने कटी हुई सब्जियों को वॉश किया तो वहां से विटामिन बी खत्म हो जाता है। बट अगर आपने चावल को धो लिया, चावल को बहुत देर तक आपने पानी में डाल लिया और फिर आप उस चावल को खा रहे हो तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, B1। याद रखिएगा, तीनों अलग अलग पॉइंट है।
ज्यादा देर तक सब्जियों को पकाने से विटामिन सी खत्म होता है, चावल को ज्यादा पानी में डाल के रखने से विटामिन बी 1 खत्म होता है, और जो कटी हुई सब्जियां होती हैं उनको वॉश करने से विटामिन बी, ऑलमोस्ट सारे विटामिन बी खत्म हो जाते हैं। तो हीट सेंसिटिव विटामिन कौन सा होता है, आप बता देंगे कौन सा, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो इस विटामिन को कहा जाता है वाउंड हीलिंग विटामिन। इस विटामिन को क्या कहा जाता है, वाउंड हीलिंग विटामिन। और वाउंड हीलिंग का मतलब क्या होता है, वाउंड हीलिंग का मतलब होता है घाव भरने वाला। क्या, घाव भरने वाला। अगर आपको कहीं पर चोट लग गई है और आपके घाव बन गया है तो उस घाव को रिकवर करने वाला विटामिन पूछा है मैंने, न्यूट्रिएंट नहीं पूछा है, तो वो कौन सा होगा, वो विटामिन सी होगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घावों को भरने वाला कौन सा विटामिन होता है। देखो, एक होता है ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग अलग है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब है ब्लीडिंग को रोकने वाला कौन सा विटामिन है, तो वो विटामिन के होगा। घाव को भरने वाला कौन सा है, तो वो आप बताएंगे कौन सा है, वो विटामिन सी है। नेक्स्ट अगर इस विटामिन के बारे में मैं बात करना चाहूँ तो ये विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी होता है। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन होता है। क्या, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन होता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं कौन सा होता है, विटामिन सी। और ऐसा कहा जाता है सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी सबसे अच्छा माना जाता है इसको, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ठीक है। और कल की क्लास में मैंने एक पॉइंट बताया बच्चों, आपको क्या बताया था, मैंने कहा था जो जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो विटामिन एंटी कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। कुछ उसमें नई दो राहें नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा कि जो जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो विटामिन क्या होते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। क्या होते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। कहने का मतलब है कैंसर को खत्म करने वाले विटामिन, या कैंसर के जो केमिकल्स होते हैं, जो रसायन होते हैं, उनको खत्म करने वाले विटामिन कौन से होते हैं, आप बताएंगे। आप बता देंगे बच्चों कौन से होते हैं वो वो कौन से होते हैं, वो कौन सा होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है। चलो उसके बाद मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो विटामिन सी है वो किस में नहीं पाया जाता, वो किस में नहीं पाया जाता। अगर विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता, सबसे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सा एक सोर्स है जिसमें ऑलमोस्ट सारे विटामिन होते हैं बट एक विटामिन नहीं होता। आप बताएंगे कि जो दूध है, आप जो दूध पी रहे हैं, मिल्क, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, आप बताएंगे दूध में विटामिन सी नहीं होता। बट ऊंटनी का दूध, आप बड़े हंसेंगे आप में से कुछ लोग, कभी पिया है आपने ऊंटनी का दूध, जो ऊंटनी होती है उसके दूध में विटामिन सी पाया जाता है, बट गाय भैंस बकरी के दूध में विटामिन सी नहीं होता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता, क्यों क्यों नहीं माना जाता, दूध में क्या नहीं होता, तो आप क्या बताएंगे कि दूध में विटामिन सी नहीं होता, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार, या दूध में बहुत सारे इसेंशियल्स मिनरल्स नहीं होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं आपका दूध, तो दूध में आयरन भी नहीं होता है, दूध में आयरन। चलिए, तो क्लास आपकी थोड़ी सी रुक गई थी, वो एक्चुअली लाइट चली गई थी और वो इन्वर्टर से क्लासेस कनेक्ट हुई तो कुछ टाइम लग गया। ठीक है, तो आपकी क्लास वापस चल गई है, डोंट वरी, क्लास हो गई है। तो आइए यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया कौन सा विटामिन, मैं पढ़ा रही थी आपको विटामिन सी, और विटामिन सी के बारे में, हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जो लोग चले गए हैं वो वापस आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कोई बात नहीं, हो जाते, टेक्निकल इश्यू चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इसको क्लियर नहीं करना है, रिमाइंड मी फॉर नेक्स्ट टाइम। चलिए चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे थे क्या, विटामिन सी, और विटामिन सी के बारे में हमने कितने सारे पॉइंट पढ़े। तो विटामिन सी के बारे में मैंने बताया कि जो विटामिन सी होता है, जो क्या होता है, विटामिन सी होता है,
देखिए, मैंने बताया कि जो विटामिन सी होता है वो किसके अंदर नहीं पाया जाता, वो दूध के अंदर नहीं पाया जाता। किसके अंदर नहीं पाया जाता, वो दूध के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विटामिन सी दूध के अंदर नहीं होता, बट जो ऊँटनी का दूध होता है उसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया कि जो दूध है उसको आप संपूर्ण आहार नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि दूध के अंदर क्या नहीं होता, दूध के अंदर Fe नहीं होता। कहने का मतलब दूध के अंदर क्या नहीं होता, आयरन भी नहीं होता। इसलिए आप दूध को संपूर्ण आहार नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आ जाइए जल्दी से वापस जुड़ जाइए, कोई बात नहीं। जहां से क्लास स्टॉप हुई थी वहीं से मैंने वापस स्टार्ट कर दिया है, हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। नेक्स्ट सुनो, इसके बाद उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या सुनेंगे, नेक्स्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये जो विटामिन है, ये जो आप जितने भी नॉनवेज खाते हैं उसके अंदर ये विटामिन नहीं होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मीट वगैरह होता है, जो मांस वगैरह होता है, उसके अंदर कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। जो मीट या जो मांसाहारी खाना होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो आप लिखेंगे मीट में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। किस किस में विटामिन सी नहीं होता, एक तो बच्चों हो गया आपका दूध, दूध में नहीं होता है। दूसरा आप याद रखेंगे कि जो मांस होता है, जो मांस मीट वगैरह होते हैं उनमें भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप मीट को भी संपूर्ण आहार नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विटामिन सी के बारे में कितने सारे पॉइंट्स बताए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। विटामिन सी जो होता है उसको आप स्कोर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और विटामिन सी जो होता है वो सिट्रस फ्रूट में होता है, वो खट्टे फलों में होता है। जो खट्टे फल होते हैं जैसे मौसम्बी हो गया, जैसे अमरूद हो गया, जैसे टैमरिंड इमली हो गया, आंवला हो गया, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। बट यहाँ पर एक बाल्बाडोसा प्रजाति की एक लीची आती है, उसमें भी ये होता है, लीची में भी होता है। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे कि जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, और स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप याद रखेंगे विटामिन सी को हीट सेंसिटिव विटामिन कहते हैं। अगर आप एक ऑरेंज खा रहे हैं, अगर आप एक संतरा खा रहे हैं, तो सर्दियों में क्या होता है, आपको संतरा ठंडा लगता है खाने में, तो आप क्या करते हैं, संतरे को धूप में रख देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने किसी संतरे को, किसी ऑरेंज को 2 से 3 घंटे तक हीट में रख दिया, हीट मतलब सनलाइट से क्या पड़ेगी, हीट पड़ेगी, तो अगर आपने बहुत देर तक उसको धूप में रख दिया और अब वो संतरा अगर आप खा रहे हैं, तो उसमें कौन सा विटामिन खत्म हो गया, विटामिन सी खत्म हो गया है। तो जो आप विंटर्स के मौसम में आप धूप वूप में ज़्यादा आप संतरे वगैरह को उनको गर्म करके खाते हैं, तो उसमें आप विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है आप लोगों में। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। मैम मेरा नाम ले लीजिए एक बार, मैंने कल भी कहा था कि नाम लेने से कुछ नहीं होता है। मैं ना कटरीना कैफ हूँ, ना मैं करीना कैफ हूँ कि आपका नाम ले लूँगी तो आपको बड़ा अच्छा सा फील होगा। ठीक है, तो नाम लेने में कुछ नहीं रखा। ये आपके विटामिन मेरी साइड से कंप्लीट हो गए। क्या मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूँ अब? विटामिन मेरी साइड से कंप्लीट हो गए। अब विटामिन कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। आप जरा जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं 10 मिनट्स में, फास्ट फास्ट। यहाँ पे रैपिड फायर खेलते हैं हम, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर जो आंसर देगा मैं उसको चॉकलेट दूंगी, और चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट खाओ, अगर सही मात्रा में खाओगे तो कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन B5। अगर ज़्यादा खाया तो कौन सा मेटल निकल जाएगा उसके अंदर, निकिल निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सबको चॉकलेट दूंगी। तो रैपिड फायर में जो सबसे पहले मुझे आंसर दिखेगा, जो मुझे यहाँ पर दिखेगा, कॉमेंट सेक्शन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सर। तो अगर मुझे बहुत बड़ा मतलब सबसे पहले मुझे कॉमेंट दिखा तो मैं उसका नाम लूंगी। ठीक है, बहुत देर से कह रहे थे नाम ले लो नाम ले लो, तो जिसका सबसे पहले कमेंट दिखेगा मुझे स्क्रीन पे, चाहे आप एप्लीकेशन वाले बच्चे हों चाहे वो यूट्यूब वाले हों, मैं उसका नाम लूंगी पहले। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। हो सकता है मैं क्वेश्चन ही गलत पुटअप कर लूँ आप लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं क्या विटामिन से एनर्जी मिलती है, क्या विटामिन से एनर्जी मिलती है, जल्दी बताइए। चौक खाने से क्या मिलता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, जल्दी बताइए। विटामिन से एनर्जी मिलती है क्या? क्या मैं विटामिन को एनर्जी सोर्स वाला कंपाउंड कह सकती हूँ? आप क्या बोलोगे? चलो, यहाँ पर सबसे पहले मुझे कमेंट दिखा वो यूट्यूब से मुकेश कुमार का दिखा, और एप्लीकेशन से एक लड़की है राधिका नाम की, उसका मुझे कमेंट दिखा। तो दोनों का नाम मैंने ले लिया है। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती। चलो जल्दी से बताओ, कौन से विटामिन को येलो विटामिन बोलते हैं, कौन से विटामिन को पीला विटामिन कहा जाता है? जल्दी बताओ। यहाँ पे एक का भी नहीं दिखा मुझे। कौन से विटामिन को हाँ हाँ हाँ, अच्छा थोड़ा लेट चल रहा है। कौन से विटामिन को पीला विटामिन कहते हैं? पीला विटामिन,
विटामिन B2। रोहित, रोहित नाम के लड़के ने सबसे पहले बताया कि विटामिन B2 को क्या बोलते हैं हम, विटामिन B2 को पीला विटामिन कहते हैं। चलो जल्दी से बताओ कौन से विटामिन को M कहा जाता है, M, M फॉर मंकी, जो तुम हो सब लोग, M विटामिन किसको कहा जाता है, जल्दी बताइए मुझे, जिसका कमेंट सबसे पहले दिखेगा। M M M पूछा है मैंने, M विटामिन किसको कहा जाता है? अरे बोलो यार तुम लोग। ठीक है, मुकेश कुमार, अगेन मुकेश कुमार, पिछले बार भी मुकेश कुमार थे क्या? चलिए, तो विटामिन M किसको कहा जाता है? विटामिन B9 को। अरे ऐसे याद कर लो ना, B9 को मैलिक बोलते हैं, मैलिक M से हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, माइल्ड एनीमिया कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज है? जल्दी बताइए, माइल्ड एनीमिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज है? किस विटामिन की कमी से माइल्ड एनीमिया होता है? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी, किस विटामिन की कमी से माइल्ड एनीमिया होता है? ओके, यहाँ पर है संतोष, संतोष नहीं, संतोष तुमने तो गलत बताया यार, तुम्हारा नाम क्यों लूं मैं, नाम नहीं ले रही मैं तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पर है सौरभ कुमार। ओके सौरभ, आपने बिल्कुल सही बताया। किस विटामिन की कमी से माइल्ड एनीमिया होता है? विटामिन B6 की कमी से माइल्ड एनीमिया होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है? जल्दी बताइए फास्ट, किस विटामिन की कमी से आपको डिप्रेशन हो सकता है? जल्दी बताइए, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से आप तनाव में जा सकते हैं, आपको छोटी छोटी बातों का डिप्रेशन हो सकता है? जल्दी बताओ यार तुम। B6। ओके, ये अरविंद कुमार ने सही आंसर दिया है, अरविंद कुमार। अगेन यहाँ पर आंसर क्या होगा? B6। B6 की कमी से आपका हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है और आपको क्या हो सकता है, आपका डिप्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, अब तो बहुत सारे बता रहे हैं। एक लिख रहा विटामिन K, कहाँ से पढ़ लिया, मैंने तो नहीं बताया ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मेरे जल्दी से आंसर दो तुम लोग, क्या आंसर दोगे? तुम मुझे बताओ कि जो विटामिन ए है वो हमारे बॉडी में जाकर कौन सा पिगमेंट बनाते हैं? जल्दी बताओ, हमारे जो विटामिन ए है वो हमारे बॉडी में जाकर फोटोसेंसिटिव पिगमेंट कौन सा बनाती है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। अच्छा, एक मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वाह संदीप, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। जल्दी बताइए कि कौन सा जो विटामिन ए है वो हमारे बॉडी में जाकर कौन सा फोटोसेंसिटिव पिगमेंट बनाती हैं? बस ऐसा ही पढ़ा, पास कर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं स्किप कर दिया हमने, ऐसा ही पढ़ा तुम लोगों ने। कौन सा? अच्छा, यहाँ पर दिया है गौरव, गौरव दोड़ा नाम के बच्चे ने एक आंसर दिया है। कौन सा, आप क्या बताएंगे? कौन सा? रोडोस्पिन। कौन सा? रोडोस्पिन पिगमेंट बनता है। ठीक है, चलो, तो विटामिन ए क्या बनाता है? रोडोस्पिन पिगमेंट बनाता है। चलिए नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? जल्दी बताइए, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अरे जल्दी बताओ, ये क्या लग रहा है? पेड़ लगाओ भाई, तुम यहाँ पर सारा ज्ञान यही बांट दोगे? पेड़ लगाओ, तो पेड़ लगाइए, बहुत अच्छी बात है, पेड़ लगाने चाहिए। कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? जल्दी बताइए, कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये तो सबने आंसर दे दिया, तो मैं सबका नाम तो ले तो नहीं सकती, इतना वो है, हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये आपने बिल्कुल सही बताया। एक क्वेश्चन बता दो, लास्ट बता दो कि कौन कौन से विटामिन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में होता है? कौन कौन से विटामिन का प्रोडक्शन मानव के शरीर में होता है? तीनों लिख के बताना, 3 होते हैं, वो मैंने हिंट दे दिया। कौन कौन से विटामिन हमारे बॉडी में बनते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए, फिर हम आगे कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। तीनों बताइए कौन कौन से विटामिन बनते हैं। चलो यहाँ पर सबसे पहले आंसर ADE के, किसने बोला विटामिन ADE के बनते हैं? मैंने तो कभी नहीं बताया। सचिन, सचिन ने बिल्कुल सही आंसर दिया। कौन कौन से विटामिन बनते हैं? विटामिन D बनता है, विटामिन K बनता है और विटामिन B12 बनता है। ये 3 विटामिन हमारे बॉडी में बनते हैं। ठीक है, और विटामिन नाम किसने दिया था? तो फंक ने नाम दिया था। विटामिन थ्योरी, विटामिन थ्योरी, विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? हॉपकिंस ने। किसने दिया था? हॉपकिंस ने। तो ये आपका विटामिन मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है। मेरी साइड का मतलब होता है कि मैंने अपनी साइड से जितना मैंने पढ़ा सकती थी, जितना मेरे पास ज्ञान था, वो मैंने आपको दे दिया।
आपकी साइड से उस दिन खत्म होगा जिस दिन आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे इस चैप्टर के, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे, उस दिन आपकी साइड से भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था कि हम बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिसमें से विटामिन एक था। ठीक है बच्चों, विटामिन एक था। अब जो नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट का नाम क्या है, तो आप आज पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे अपने कॉपी में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को हिंदी में कहा जाता है शर्करा। क्या कहा जाता है, शर्करा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या है, क्या इनसे एनर्जी मिलती है तो कितनी बनती है, एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्या काम करती हैं ये कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप की होती हैं। आपसे पूछा जाएगा दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, जो आप बादाम खा रहे हैं उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, या फिर आपने घरों में जो चीनी आती है वो किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, चलिए तो आप याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट जिसको आप बोलते हैं शर्करा, शर्करा। ठीक है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि ये कैसे कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे कंपाउंड हैं बच्चों। तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कल बताया था मैंने कार्बोहाइड्रेट्स आर कैसे कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि ये कैसे यौगिक हैं, ये कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे यौगिक हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन होता है, इसमें कार्बन होता है। दूसरा यहाँ पर भाई ये जो बार बार बोल रहा है कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, इसका भी सॉल्यूशन, इसको भी भाई बोल दो कि ठीक है भाई साहब पेड़ लगा देंगे हम। ठीक है, चलो सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है, आप मेरा क्लास टेस्ट ले रहे हैं क्या। सुंदरता का विटामिन विटामिन ई होता है। ठीक है, चलो आओ। एक बोल रहे हैं मैम चॉकलेट दो, चॉकलेट उसी दिन मिलेंगी। चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। चलो आओ, देखिए मैम आपका कौन सा कोर्स है, कहाँ पे पढ़ाती हैं। तो बच्चों मैं पढ़ाती हूँ टाइम्स कोचिंग में। आप टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा टाइम्स कोचिंग का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हमारी क्लासेस चलती हैं बहुत सारे बैचेस के लिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस स्पेशल, जीएस स्पेशल, बहुत सारे बैचेस चलते हैं। राइट, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो पटना में बिखना पहाड़ी मोड़ पर हमारा सेंटर है, वहाँ से ले सकते हैं। मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक बच्चे पूछ रहा है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये तो आप बड़ी पहले बार मैंने क्वेश्चन सुना। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जितने घंटे आपका मन हो उतने घंटे पढ़िए। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो 12-12 घंटे पढ़ते रहते हैं तो भी उनमें कुछ नहीं होता है, और कुछ बच्चे होते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो मेरा कहना है कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है आप किताब खोल के बैठ गए और आपका ध्यान कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और है, आप बस किताब खोल के दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि आप जितनी देर पढ़ें उतनी देर बहुत अच्छे से पढ़ें, और जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसको साथ में लिखें। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जिनको जीएस पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर आप मेरी बात मानना चाहते हैं तो जीएस को आप मॉर्निंग में पढ़िए। आप जब 4, 4:30 या 5 बजे उठ के पढ़िए, क्योंकि साइंस बोलती है जब आप सुबह सुबह उठते हैं, जब आप सुबह सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली है एकदम। और जब आप सुबह सुबह आप उठते हैं तो आपके ब्रेन के पास इतना एनर्जी होता है, जितना एनर्जी एक मतलब 10 वोल्ट के बल्ब को जलाने के लिए चाहिए होता है, उतना एनर्जी आपके दिमाग के पास होता है। तो मेरा मानना है कि आप मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई करें। आप अगर 3:30, 4 बजे उठ सकते हैं तो 4 से लेकर आप 8, 9:30 बजे तक कॉन्टिन्यूसली आप स्टडी करें, क्योंकि साइंस कहती है कि अगर आप सुबह सुबह जब आप उठे हैं तो आपके ब्रेन के पास बड़ा ही एनर्जी है, बड़ा खाली दिमाग है सुबह सुबह, इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी को सारा का सारा आप काम में ले लो पढ़ाई करने में। ठीक है, अब हाँ मैंने बिल्कुल सही बोला, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके ब्रेन के पास इतना एनर्जी है, इतना पावर है, जितना 10 वोल्ट के बल्ब को जलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है उतना। अब इसका मतलब ये नहीं तुम लोग दोनों साइड बल्ब लगा लो और सोचो कि अब बल्ब अब जलेगा अब जलेगा अब जलेगा। इसका मतलब है कि आप मॉर्निंग में उठ के अच्छे से पढ़ाई करें।
दूसरा मैं आपको बताऊं तो आप जब कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ आपको लर्न करनी है या कोई भी चीज़ आपको बार बार आपको मतलब दिक्कत हो रही है, आपको नहीं याद हो रहा है, तो बच्चों एक मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ना अपने दोस्त से नोट्स मांग लेते हैं, या तेरे नोट्स दे दे मैं पढ़ लूंगा। उससे कभी भी कुछ नहीं होना आपको। आपको क्या करना है, आप कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप वो कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी आप मतलब जीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप लिख के याद कीजिए, आप लिख के याद करो, क्योंकि आपका ब्रेन लिखी हुई चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर कर पाता है, सुनी हुई या फिर देखी हुई बातों को इतना जल्दी कैप्चर नहीं कर पाता है। बट अगर आपको याद होगा, हम लोग कोई भी चीज़ क्यों लिखते हैं, जैसे मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, तो मैं अपने घर में डायरी में लिख लेती, मैंने उसको 100 रुपए उधार दिए, तो मैंने लिखा क्यों, ताकि लिखी हुई बात हमें याद रहे, है ना। बिल्कुल एकदम मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आप कभी ऐसा क्यों नहीं करते कि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए तो मैं अपनी मम्मी को बता दूं, हाँ, या फिर मम्मी ने मुझे बता दिया, क्योंकि सुनी हुई बातें इतनी याद नहीं रहती हैं जितनी बातें लिखी हुई याद रहती हैं। अच्छे अच्छे अपनी राइटिंग में नोट्स बनाओ, किसी दूसरे पर डिपेंड मत रहो, इनफैक्ट अपने टीचर पे भी मत रहो। बहुत सारे बच्चों ने अपनी एक गलत मेंटलिटी बना रखी है कि भाई क्या कहते हैं, मैम सर अपने नोट्स भेज दो, गूगल ड्राइव से भेज दो, व्हाट्सअप कर दो, टेलीग्राम कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं होने वाला इन नोट्स से। जब तक आप प्रॉपर क्लास देखकर जब तक आप प्रॉपर अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी राइटिंग में चाहे कितनी गंदी राइटिंग हो आपकी, अपनी राइटिंग में नोट्स बनाए हुए हैं वो हमेशा के लिए, एक बार आप सुन रहे हो मेरी वीडियो, मेरी नहीं, आप किसी भी टीचर की सुन रहे हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, दूसरी बार आप नोट कर रहे हो, जब आप नोट कर रहे हो तब भी आपके ब्रेन में वो चीज़ स्टोर हो रही है। तो मेरा मानना है जो चीज़ लिखी हुई होती है वो बहुत जल्दी आपका दिमाग कैप्चर करता है। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा मैंने आपको एक बात बता दिया कि अगर कोई बच्चा पूछ रहा है यहाँ पर मुझसे तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और क्या बोल रहा है, तो ये आप कीजिए और मॉर्निंग में आप पढ़िए आराम से, 4 से 8, 4 से 5, 4 से 6, जब भी पढ़ना है। दिन में 8 घंटे पढ़ना, मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ना बराबर होता है। बाकी मैं आपको जब ब्रेन वाली क्लास कराऊंगी तब आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट बताऊंगी ब्रेन के बारे में, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम क्लास का टाइम खराब नहीं करते हैं, अभी हम यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं। बट बस मैंने आज आपको 2 नई चीज़ बताई है, सुबह जल्दी उठो, पढ़ो, अगर पढ़ना है कुछ करना है तो। दूसरा, हर चीज़ को लिखो, हर चीज़ को लिखो, लिख के याद करो। दो, आज आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, कल कल की क्लास में भी ज्ञान बांटूंगी मैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो आइए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं वो एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं। मैम क्या हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है? यस, हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। बट मैंने कल की क्लास में बताया था कि विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। तो आप बोलेंगे, आप लिखेंगे ये ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं, ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं। अब बात आती है कि मैम कितना एनर्जी मिलना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। तो बच्चों ऐसा कहा जाता है कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम C4 कार्बोहाइड्रेट, उसमें ऑलमोस्ट 4.2 कैलोरीज एनर्जी होती है। कभी कभी बुक्स में 4.1 भी लिखा होता है, अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू लेना चाहते हैं तो 4.1 to 4.3 होगा, ठीक है। तो आप जो भी ऑप्शन हो आपके पास, थोड़ा बहुत ये वेरी कर जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, बट विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात आती है, क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो आप क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, मैंने आगे राइट का टिक लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है कि इनका पाचन होता है, बिल्कुल होता है। कहाँ होता है, क्या होता है, वो बाद की बात है। नेक्स्ट बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड है, तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों, वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। शर्कराएं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बनी होती हैं। अब बात आती है कि इनका रेशियो क्या होता है इन एलिमेंट्स का। तो इनका रेशियो होता है 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट CHO की बनी होती हैं, इनको कार्ब्स भी बोलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर कार्बन का एक एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्लूकोज, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो आप जानते हैं कि अगर ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए और ये इन दोनों का डबल होना चाहिए,
ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर क्या नोट करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि इनसे एनर्जी तो मिलती है, इसके अलावा अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो उससे कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनसे आप एनर्जी मिलती है। देखो कल मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया बच्चों, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। मैंने लिखवाया कि 3 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाते, 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं हम। कौन कौन से खाते हैं हम? पी से प्रोटीन, सी से कार्बोहाइड्रेट एंड एफ से फैट या वसा, और चौथा कौन सा था? विटामिन था। इसको तो पहले ही साइड कर दो, ये एनर्जी तो देता ही नहीं है। ये 3 एनर्जी देते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? तो आप बताएंगे कि हमारे बॉडी में जो ऑलमोस्ट 70 से 80% एनर्जी होती है वो कार्ब से मिलती है। वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो याद रखिएगा ऑलमोस्ट 70 to 80% जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में हमें किससे मिल जाती है? कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। जो बाकी की 20-30% है उसके लिए आप प्रोटीन या फैट खाते हैं। देखो 2 पॉइंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। वो बात अलग है कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल कौन सा होता है? फैट। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम फैट में 9.3 कैलोरी एनर्जी होती है। बट हम ज्यादा फैट नहीं खाते हैं, है ना। हम फैट ज्यादा नहीं खा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस होने लग जाती हैं, हमें बीमारियां होने लग जाती हैं। बट बच्चों ध्यान से सुनना, वो बात अलग है कि फैट में एनर्जी ज्यादा होती है बट हम ज्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें ज्यादा एनर्जी किससे मिलनी चाहिए? हमें ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करने वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं? आपका आंसर क्या आना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट आंसर आना चाहिए। अब बात आती है कि मैम एक दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट खाएं हम? कोई बता सकता है मुझे कि एक दिन में आप कितने कार्बोहाइड्रेट खाएं, कि उससे मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट कितना होना चाहिए? तो ऐसा कहा जाता है कि अप्रोक्स 350 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे आपको लेने ही लेने हैं। कितने? 350 to 400 ग्राम पर डे। एक दिन में 350 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो आपको खानी ही खानी है। अगर इससे कम खाओगे तब जाकर आपके बॉडी में एनर्जी की कमी हो सकती है और या फिर कुछ ना कुछ आपको बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो इतना तो आपको खाना ही है, अगर इंडिया में रहना है तो इतना खाना ही खाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड में आते हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपने जो खाया है कार्बोहाइड्रेट्स वो बड़ी कॉम्प्लेक्स खाई हैं। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? देखो जरा बोर्ड पे, आप खा रहे हैं जूसेस, आप पी रहे हैं जूस, तो आप क्या ले रहे हैं? आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। आप ले रहे हैं फ्रूट्स, तो फल खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? कार्बोहाइड्रेट। आप कोई भी स्वीट खा रहे हैं, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कुछ भी खा रहे हैं, आपने क्या खाया है? कार्बोहाइड्रेट खाया है। इसके अलावा आपने कोई भी जैसे आपका आलू हो गया, वेजिटेबल हो गई, उनके अंदर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। पर जो मेन सोर्स होता है वो जूस एंड कोई मीठी चीज या फ्रूट्स होते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो बेसिकली बच्चों मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? मैं बताना चाह रही हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, वो आप जटिल पदार्थ की फॉर्म में लेते हैं। तो डायरेक्टली हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो सेल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। परसों की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि हमारे बॉडी में क्या होती हैं? सेल्स। और हमारी सेल्स बेचारी क्या करती रहती हैं? सारा दिन काम करती रहती हैं। और काम करने के लिए इन सेल्स को क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उनसे मिलती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं बच्चों वो कॉम्प्लेक्स फूड में होती हैं और वो इतनी ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती हैं कि आप उनसे डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी किसको देनी है? सेल्स को देनी है। और सेल्स तो बेचारी इतनी छोटी होती हैं। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ईजी फूड में, सरल खाने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है? डाइजेशन। उसको क्या नाम दिया जाता है? पाचन। जब भी हमारे शरीर में
खाने की तोड़ फोड़ हो रही हो, जैसे तोड़ फोड़ किसकी होती है, खाने की होती है, तो उसको बोला जाता है क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें इजी फॉर्म में चाहिए। इतना तोड़ो इतना तोड़ो कि इतना तोड़ो कि वो किसके अंदर चली जाए, सेल्स के अंदर चली जाए और हमें क्या दे दे, हमें एनर्जी दे दे। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, डाइजेशन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि जो कार्बोहाइड्रेट है इनका डाइजेशन कहाँ होता है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ ऐड किया है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शर्कराएं हैं, उनका डाइजेशन कहाँ होता है। तो आप लिखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बड़ा अंडरस्टूड है कि आप पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन दो तरीके से होता है और दो जगह होता है और दो एंजाइम करवाते हैं। तो वही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की, सबसे पहला होता है इनका हमारे माउथ में, हमारे माउथ में, या माउथ को बोलते हैं आप ओरल वाला पार्ट, मुख गुहा वाला, माउथ कैविटी वाला पार्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, या इसको बकल भी नाम दिया जाता है, बकल कैविटी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला मुख गुहा में होता है आपका डाइजेशन, ठीक है। अब बात ये आती है कि माउथ में क्या कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, या माउथ में करवाता कौन है डाइजेशन। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है उनका डाइजेशन लोकेशन पूछे तो क्या हो गया, हमारा माउथ, ओरल या बकल कैविटी हो गया, मुख मुख गुहा हो गया, ठीक है बच्चों। अब बात ये आता है कि करवाता कौन है, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। एंजाइम यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है, और ये ब्रेकडाउन की प्रोसेस को इनहेंस करता है, राइट। चलिए, तो इस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, या बच्चों इस एंजाइम का दूसरा नाम होता है टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। यहाँ पर पी प्रोनाउंस करते हैं तो इसको पी को साइलेंट कर देते हैं, टाइलिन बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि माउथ में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो कौन कौन से में आपको यहाँ पर याद रखना है कि सलाइवरी अमाइलेज बोलो उसको, या मैंने उसको क्या बोल दिया, या मैम आपने उसको बोल दिया क्या, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। और ये क्या करता है, किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। बट मैं यहाँ पर आपको एक लाइन में क्लियर कर दूं, एक लाइन में मैं क्लियर कर दूं कि ये जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, ये पार्शियल डाइजेशन होता है, ये कंप्लीट नहीं होता है। ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ डाइजेशन की शुरुआत होती है, ये आंशिक तौर पे पाचन होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ से। किसने किया, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि तो मैम ये बताइए जरा कंप्लीट कहाँ होता है। फिर आपने तो बोला है ये स्टार्ट हुआ है, तो फिर कंप्लीट के लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट एरो देखो, मैंने एक एरो ऊपर लगाया, एक एरो मैं नीचे लगा रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप बताएंगे कि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किस इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप क्या बोलते हैं, छोटी आंत, छोटी आंत। और कौन सा एंजाइम करवाता है वहां पर कंप्लीट, देखो सलाइवरी अमाइलेज, और यहां पर होता है अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज हिंदी में सेम नाम है, अमाइलेज एंजाइम। अब ये अमाइलेज एंजाइम कहां से आया, पहली बात तो पहले मैं ऊपर वाला बताऊं कि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कहां से आया। तो बच्चों ध्यान से देखना, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम आता है हमारे लार में। ये एंजाइम कहां पाया जाता है, ये हमारे लार में होता है। किस में होता है, हमारे सैलिवा में होता है, हमारे सलाइवा हमारे लार में होता है। अब ये कहां से आया, तो ये एंजाइम होता है पैनक्रिएटिक जूस में, पैनक्रिएटिक जूस में, पैनक्रियाटिक जूस, जिसको आप बोलते हैं अग्नाशय रस। हमारे बॉडी में एक ग्रंथि होता है जिसको आप पेनक्रियास कहते हैं, और वो एक जूस सिक्रीट करती हैं जिसको आप पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। उसके अंदर ये एंजाइम होता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर स्टार्ट हुआ
इसने किया किस में होता है यहाँ पर हुआ किसने किया, इसने किस में पाया जाता है, इसमें। बट यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन। बट यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन। बस ये पॉइंट आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, समझ में आ रहा है? ओके, तो वही तो समझाना है, वही तो बता रही हूँ। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, क्यों बार बार आप रिपीट कर रहे हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे और यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और किसका डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आप ऊपर देखिए किसका डाइजेशन, किसका डाइजेशन बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का। और वो कार्बोहाइड्रेट जो हमें किससे मिलती हैं, जो हमें जूस से, हमें फ्रूट से, हमें मिठाइयों से मिलती हैं। एक दिन में कितनी चाहिए होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, एक दिन में हमें चाहिए होती हैं इतना ग्राम, कितना ग्राम, इतना ग्राम। बट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, हमें इनका डाइजेशन करवाना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी कार्बोहाइड्रेट की कुछ बातें हुई हैं। अभी तो बहुत सारी बातें इसमें करनी है, बस आज के लिए इतना बहुत है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। कल मैं बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है और ये कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप की होती है, किस में कौन सा होता है, सुक्रोज किस में होता है, ग्लूकोज किस में होता है, फ्रक्टोज किस में होता है, माल्टोज किस में होता है, गैलेक्टोज किस में होता है, ग्लाइकोजन किस में होता है, स्टार्च किस में होता है, ये कुछ मैं कल आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। आज के लिए इतना बहुत है। मैम प्लांट वाला टॉपिक पढ़ाइए, प्लांट भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। अच्छा जी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6 to 6.5 मीटर लंबी होती है। बट कुछ लोगों में जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, ये हाइट पे वेरी भी कर जाती है। बट इसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। आज हमने विटामिन्स कंप्लीट करी और आज हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल की क्लास में मुझे लग रहा है कि हम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड फैट तीनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत पसंद आई है क्लास। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत सारे बच्चों ने लाइक भी किया है, और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, मैंने कहा ना, लड़के हमेशा कमीने होते हैं और लड़कियां हमेशा सुंदर होती हैं। यहाँ पर देखो कमीनों की लाइन लगी हुई है, इन्होंने लाइक नहीं किया है। और यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर 4-5 कमेंट ऐसे आते हैं जो बड़े वाहियात कमेंट होते हैं। मुझे पता है कि बहुत लोगों की इंडिया में मेंटलिटी है, वो बिल्कुल एकदम गिरे हुए से भी गिरे हुए नीचे वाले लेवल वाली है। तो उन सब लोगों के लिए मैं भगवान से दुआ करूँगी कि वो खुश रहें और वो बहुत उनको भगवान बहुत जल्दी उनको थोड़ा सा दिमाग दे। उनको दिमाग तो भेजा, पर भेजे के अंदर कुछ नहीं भेजा भगवान ने। तो उन लोगों के लिए गॉड ब्लेस यू, जो यहाँ पर घटिया घटिया कमेंट करने आते हैं। शायद उनके ऐसे ही संस्कार हैं, उनको उनके माता पिता ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं। बट जिन बच्चों ने अच्छे कमेंट किए हैं और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। और बहुत जल्दी आप इस जो आज आपका 2020 है, ये आपका इस साल में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एम हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना कोई ना कोई एक गोल इस साल कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे बड़ा गोल है आपका सरकारी नौकरी। सर मैम ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक अपने आप कर देंगे इनको, हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इनको ब्लॉक कर देगा। बहुत घटिया लोग हैं, इससे दिखती है लोगों की मेंटलिटी। जबकि इंडिया में इतना कुछ हो रहा है जहाँ पर सिर्फ आपकी मेंटलिटी सुधारने का मौका है, यहाँ पर तुम लोग वापस नीचे कर रहे हो। चलिए, अब मैम लड़के कमीने होते हैं, यस, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लड़के कमीने होते हैं, क्योंकि कोई लड़की यहाँ पर घटिया कमेंट नहीं करती है, सिर्फ लड़के करते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई मेल टीचर पढ़ा रहा हो और वहाँ पर कोई फीमेल लड़की आकर एक घटिया सा कमेंट कर रही है? मैंने तो नहीं देखा, है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ लड़के कमीने होते हैं और लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अपना टाइम्स पे ट्रस्ट बनाए रखें। और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, जिन बच्चों को, मैम एक शायरी सुना दीजिए। देखिए मुझे शायरी नहीं आती है, पर मैं कल पक्का मैं याद करके आऊँगी, कोई शायरी अच्छी से याद करके आऊँगी। हमारे साथ जो अजय राना सर हैं, उनको बहुत शायरियाँ आती हैं, मैं उनसे पूछ के याद करके आऊँगी। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, जिनको अभी तक पता नहीं है हमारी कोचिंग के बारे में, बता दूं, हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, जिसका नाम है टाइम्स कोचिंग। जो आपको वीडियो में ऊपर लोगो दिख रहा होगा, और इसी लोगों से आप सर्च करेंगे, मतलब इस टाइम्स कोचिंग नाम से सर्च करेंगे, तो उस लोगो, जो ब्लू और पिंक कलर का लोगो दिख रहा है, वो आपको मिलेगा। हमारी प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं timescoaching.in। और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाने वाला ऑनलाइन एक मीडियम है, जहाँ पर आप घर बैठे बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक आप जीएस स्पेशल के बैचेस ले सकते हैं, आप साइंस स्पेशल के
बैचेस ले सकते हैं, आप मैथ्स के बैचेस परचेज कर सकते हैं, आप इंग्लिश स्पेशल ले सकते हैं, आप पटवारी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या पटवारी या पटवार, या आप SSC CGL के लिए बैच परचेज कर सकते हैं, आप हिंदी का बैच परचेज कर सकते हैं, आप यूपी एंड बिहार SI का बैच परचेज कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से बैच परचेज कर सकते हैं। और मैं बता दूं, टाइम्स कोचिंग ऑनलाइन का, टाइम्स कोचिंग इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने 1 रुपये में बहुत सारे बैचेस दिए हैं, जिसमें से साइंस स्पेशल मैंने भी दिया है अपना, और GS स्पेशल भी गया है, मैथ स्पेशल भी गया है। और इकलौता एकमात्र ऐसा संस्थान है टाइम्स कोचिंग जिसमें 1 रुपये में आपको इतना क्वालिटी वाला कंटेंट दिया गया है कि बच्चे इतना ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं टाइम्स को, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ, आप लोग ऐसे ही विश्वास बनाए रखें हमारे टाइम्स पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे बच्चे जुड़ते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि मैम हर लड़का कमीना नहीं होता है। चलो भाई, मान लिया, आखिर में मैंने बैलेंस कर दिया, इस दुनिया का हर लड़का कमीना नहीं होता, पर लड़के कमीने होते हैं। देखो मैंने क्या बोला है, इस दुनिया का हर लड़का कमीना नहीं होता, पर लड़के कमीने होते हैं, बट इस दुनिया की हर लड़की सुंदर होती है। ठीक है, चलो हो गया। तो ये आप याद रखिएगा हमारा एप्लीकेशन। और इसके अलावा आपको अगर PDF चाहिए, जो मैंने पढ़ाया है उसकी PDF चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक टेलीग्राम लिंक डला हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और शायद मैंने कल वाला PDF अभी तक नहीं डाला है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाए तो एक साथ PDF दूं। तो आप जो इस डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप PDF रिसीव कर सकते हैं, जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है उसका। बाकी सारी PDF जो है वो हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चों को ही मिलती है। तो चलें, अब बहुत नाइट हो गई, मुझे खाना भी खाना है, बहुत भूख लग रही है, सुबह से मैं क्लास ले रही हूँ। चलिए, लड़कियां कोई सुंदर नहीं होती, चलो कोई बात नहीं, नहीं होती तो सुंदर। चलिए, थैंक यू सो मच, अगेन मिलेंगे कल। गुड नाइट और शुभ रात्रि, अच्छे से पढ़ें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। और एक बच्चा बहुत देर से बोल रहा था कि मैम पेड़ लगाएं पेड़ लगाएं, तो बिल्कुल पेड़ लगाएं, मैं भी लगाऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय।